हो गए। भला यह भी कोई बात हुई? क्या वह इतने डरपोक सेनापति थे जो इस विशाल कछुए से डर जाएंगे? लेकिन इस समय वह विराट की पोल नहीं खोल सकते थे, इसलिए उन्हें बेशर्मी से उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। हमारे कई सैनिक तो डर के मारे लगभग पागल हो गए हैं और अभी तक होश में नहीं आए हैं। हमें इसका हर जाना चाहिए। यह सुनकर विराट भी दंग रह गया। ये बूढ़ा रणविजय कब से इतना बेशर्म हो गया? उसने तो सैनिकों के पागल होने तक की कहानी गढ़ दी। क्या मजाक है? उफ, उम्मीद नहीं थी कि रणविजय भी ऐसा इंसान निकलेगा। उसकी तुलना में विराट को लगा कि वह खुद कितना नेक और ईमानदार है। अरे ओ बड़े कछुए, सुना तुमने? तुमने हमारे महासेनापति रणविजय के सैनिकों को डरा दिया है। तुम्हें हमारे तलवार संप्रदाय को इसका जवाब देना होगा। विराट ने बड़े कछुए की ओर देखते हुए कहा। वे डर गए। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने थोड़ी उन्हें यहाँ बुलाया था। बड़े कछुए ने अत्यंत दुखी होकर कहा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि तुमने महासेनापति रणविजय के सैनिकों को डराया है, तो तुम्हें हमें इसका हर्जाना देना होगा, वरना यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। विराट ने शांति से कहा। तो तुम क्या चाहते हो? कछुए ने गुस्से में पूछा। बिल्कुल आसान है। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और अपना कर्ज चुकाओगे। इसे इस बूढ़े रणविजय के लिए मुआवजा समझो। जब तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ही? विशाल कछुए ने विराट की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी। ये लोग इतनी दूर चलकर आए, उसे इतना पीटा, और यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वह कर्ज चुकाने के लिए काम करे? कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल, बस इतना ही। मैं विराट अपने लेन देन में हमेशा ईमानदार और खरा रहा हूं। व्यापार में मैं हमेशा सबके साथ न्याय करता हूं, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा। हर कोई यह जानता है। एक बार जब तुम मुआवजा चुका दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं वादा करता हूं। हालांकि उससे पहले तुम चुपके से कोई गड़बड़ न करो, इसके लिए मुझे तुम पर कुछ पाबंदियां लगानी होंगी। विराट ने कहा। तुम मुझ पर कैसे पाबंदी लगाओगे? विशाल कछुए ने सावधानी से पूछा। अपनी दिव्य आत्मा को बाहर निकालो और मुझे उसके भीतर एक आत्मा बंधन लगाने दो। जब तक तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई खोट आया तो फिर मुझे दोष मत देना। विराट ने कहा। असंभव, मैं तुम्हें आत्मा बंधन नहीं लगाने दूंगा। इसका मतलब तो अपनी जान तुम्हारे हाथ में देना हुआ। विशाल कछुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। विशाल कछुए, लगता है तुम्हें हकीकत समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई विकल्प है? विराट ने व्यंग्य किया। अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। एक तो वही जो मैंने तुम्हें पहले बताया, और दूसरा यह कि हम तुम्हें मार डालें। तुम्हारी कछुए की खाल काफी कीमती लगती है, हम उसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लेंगे। ए लड़के, अपनी हद पार मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? विशाल कछुए ने गुस्से में कहा। हालांकि दिव्य विकास लोक की वह खौफनाक महिला उससे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसे हराना आसान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह बस इस दुनिया से भाग जाएगा और ब्रह्मांड में भटकता रहेगा। यह वीरान छोटी सी दुनिया संसाधनों के मामले में बेहद गरीब थी और यहाँ रहने का कोई खास मतलब नहीं था। जब से वह अंतरिक्ष की उथल-पुथल में फंसकर इस दुनिया में आया था, वह इतने लंबे समय में केवल एक स्तर ही आगे बढ़ पाया था। मूल रूप से उसने सोचा था कि जब उसका साधना स्तर धीरे-धीरे बढ़ जाएगा और वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेगा, तब वह इस छोटी दुनिया को छोड़कर किसी संसाधनों से भरी जगह की तलाश करेगा। ब्रह्मांड में भटकना बहुत खतरनाक था। दिव्य विकास लोक से नीचे जीवित रहना मुश्किल था और उस स्तर को पार करने के बाद ही उसके पास आत्मरक्षा का कोई साधन होता। इसलिए हालांकि यह छोटी दुनिया संसाधनों में बेहद गरीब थी, वह यहाँ रुका रहा और धीरे-धीरे साधना करता रहा। लेकिन अगर सच में उसे मजबूर किया गया तो इस छोटी दुनिया को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े कछुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पास बस इतने ही लोग हैं? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे तलवार संप्रदाय में एल्डर योगिता जैसे 3 और विशेषज्ञ हैं जो दिव्य विकास लोक के स्तर पर हैं। अगर हम उन्हें भी यहाँ बुला लें तो तुम जैसे बड़े कछुए को मारना बाएं हाथ का खेल होगा। विराट ने व्यंग्य के साथ कहा। विराट की बातों से बड़ा कछुआ चौंक गया। अगर उनके पास इस बूढ़ी डायन जैसे 3 और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं तो वह सचमुच उनके चंगुल से नहीं बच पाएगा। अगर वे उसे मारना चाहेंगे तो यह उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी कोई डींगों से मुझे डरा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से डर जाऊंगा? बड़े कछुए ने कुछ संदेह के साथ कहा। हम तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं डींग मार रहा हूं या नहीं, लेकिन एक बार जब वे आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए आत्मसमर्पण करना मुश्किल होगा। आखिरकार उन्हें भी अपनी मेहनत का फल चाहिए, वे मुफ्त में काम नहीं कर सकते। एक बार जब वे यहाँ आ गए तो वे निश्चित रूप से तुम जैसे बड़े कछुए को मार डालेंगे और तुम्हारी खाल को पैसों के लिए बेच देंगे। विराट ने ठंडे स्वर में कहा। विराट की बातें सुनकर बड़ा कछुआ घबरा गया। उसने एक पल के लिए संकोच किया, फिर उसका स्वर नरम पड़ गया। ए लड़के, क्या तुम्हें यकीन है कि कर्ज चुकाने के बाद तुम मुझे जाने दोगे और मुझे मेरी आजादी दोगे? बड़े कछुए ने विराट को घूरते हुए फिर से पूछा। बिल्कुल, मुझे यकीन है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं विराट हमेशा अपनी बात का पक्का हूं। मैं अपनी जुबान का धनी हूं और व्यापार में हमेशा ईमानदार और निष्पक्ष हूं। जो भी मुझे विराट को जानता है वह मेरी साख जानता है। मेरा नाम विराट प्रसिद्ध है और व्यापक रूप से सम्मानित है। विराट ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। विराट की बातें सुनकर महासेनापति रणविजय मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सके। हाँ, तुम्हारी साख विराट वास्तव में प्रसिद्ध है, लेकिन वह सिर्फ एक लुटेरे वाली साख है। पूरे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में कौन नहीं जानता कि तुम विराट कब रुकना है यह जानते हो और लोगों को अच्छी तरह से लूटना भी जानते हो। विराट की बातें सुनकर विशाल कछुआ आखिरकार मान गया। आखिरकार एल्डर योगिता, शार्दूल और नीलिमा के संयुक्त हमलों के तहत भागना बेहद मुश्किल था। अगर अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हो जाते तो उसका अंत निश्चित था। मारे जाने और अपनी खाल उधरवाने से तो बेहतर था कि वह कर्ज चुकाने के लिए इस लड़के के लिए काम करे। आखिरकार एक बदतर जीवन भी शानदार मौत से बेहतर है। विशाल कछुए के अनुरोध स्वीकार करने के बाद विराट ने एल्डर योगिता, शार्दूल और नीलिमा को रुकने का आदेश दिया। विशाल कछुए ने अनिच्छा से अपनी दिव्य आत्मा को बुलाया, जिससे विराट को उसके भीतर एक आत्मा बंधन लगाने की अनुमति मिल गई। विराट द्वारा आत्मा बंधन लगाने के बाद विशाल कछुआ एक इंसान जितने ऊंचे कछुए में बदल गया, जो काफी मूर्ख और प्यारा लग रहा था। हरामखोर, मेरे बॉस का चेला बनना पिछले कई जन्मों के पुण्य का फल है। एहसान फरामोश मत बनो। एक बार जब तुम्हें फायदे का स्वाद मिल जाएगा तो मुझे डर है कि तुम भगाए जाने पर भी नहीं जाओगे। शार्दूल ने अपना पंजा फैलाया और विशाल कछुए की पीठ थपथपाते हुए भारी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं? एक मूर्ख बाघ जो किसी का चमचा बनने के लिए इतना उतावला है। मैं वरुण रक्तवंश का वंशज हूं, मेरा अपना स्वाभिमान है। एक बार जब मैं अपना कर्ज चुका दूंगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। विशाल कछुए ने ताना मारा। विराट थोड़ा मुस्कुराया, उसे कोई चिंता नहीं थी। विशाल कछुए ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अभी तक फायदे का स्वाद नहीं चखा था। एक बार जब वह चख लेगा तो विराट को यकीन नहीं था कि वह अभी भी जाना चाहेगा। कोई भी साधक, चाहे इंसान हो या दानव, प्राचीन महाद्वीप के अद्भुत साधना संसाधनों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। यह उच्च स्तर की शक्ति के लिए एक गहरी लालसा थी। एक बार जब वह उसे जीत लेगा तो विशाल कछुआ आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण करेगा। बेशक विराट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विशाल कछुए का चरित्र अपेक्षाकृत अच्छा था। देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में अपने पूरे समय के दौरान विशाल कछुए ने कोई बुरा काम नहीं किया था। यहाँ तक कि महासेनापति रणविजय और अन्य लोगों के प्रति भी जिन्होंने उसे परेशान किया था, उसने निर्दोषों का अंधाधुंध कत्लेआम नहीं किया था। यह दर्शाता है कि हालांकि विशाल कछुआ थोड़ा अहंकारी था, लेकिन वह स्वभाव से बुरा नहीं था। अन्यथा यदि यह विशाल कछुआ एक दुष्ट और अंधाधुंध हत्या करने वाला जानवर होता तो विराट इतना विनम्र नहीं होता। उसे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र से बाहर निकालना उसकी चिंताओं में सबसे कम होता। बहुत संभव है कि वह उसे भविष्य में और अधिक परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए बस मार डालता। विशाल कछुए को वश में करने के बाद विराट वहीं नहीं रुका। उसने एल्डर योगिता की मदद से पूरे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का सामान्य निरीक्षण किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या वहां विशाल कछुए जैसे कोई और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर है। यदि ऐसा है तो वह उन्हें भी अपने साथ ले लेगा। विशाल कछुए के साथ हुई इस घटना के माध्यम से उसे अचानक एहसास हुआ कि देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में कुछ क्षमता है और उसने पहले इसे कम आंका था।
देवदार झरना गुप्त क्षेत्र, जिसकी परिधि लगभग 10 पद्म मील है, युमेश राजवंश के क्षेत्र का 10 गुना है। एल्डर योगिता की गति से वह कुछ महीनों में पूरे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकती थी। बेशक यह एक सामान्य सर्वेक्षण था, जिसमें किसी भी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवरों और खजानों की जांच की गई थी। यदि एक विस्तृत खोज की जानी थी, तो एल्डर योगिता जैसी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए भी पूरे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का पूरी तरह से पता लगाने में कई साल लग सकते थे। हालांकि विराट के लिए यह इतना आवश्यक नहीं था। उसकी मुख्य चिंता देवदार झरना गुप्त क्षेत्र के भीतर आरोहण लोक के शिखर से ऊपर के खतरों को खत्म करना थी। जहां तक आरोहण लोक के शिखर से नीचे के राक्षसी जानवरों की बात है, वह महासेनापति रणविजय और उनकी पवन सेना के लिए पर्याप्त से अधिक था। विस्तृत अन्वेषण महासेनापति रणविजय के लिए छोड़ना सबसे अच्छा था। एल्डर योगिता जैसी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को ऐसे तुच्छ कार्य सौंपना उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। एल्डर योगिता देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए पीछे रह गई, जबकि विराट, शार्दूल, नीलिमा और विशाल कछुए के साथ देवदार झरना गुप्त क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। अपने निवास पर लौटने पर विराट ने अनंत परम मीनार को बुलाया और विशाल कछुए को अंदर ले गया। जब विशाल कछुए ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया और आकाश में अविश्वसनीय रूप से घनी तारों की रोशनी को महसूस किया, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये कौन सी जगह है? ये तारों की रोशनी, ये तारों की रोशनी! बस जरा सा अवशोषित करने से ही उसका रक्तवंश उत्साह से कांप उठा है। ये तो उसने पहले कभी नहीं देखा। और दूर तारों वाले आकाश के नीचे वह छोटी झील क्या है? विशाल कछुआ दौड़कर वहां गया, झील से थोड़ा पानी निकाला और उसे छका। जैसे ही झील का पानी उसके मुंह में गया, विशाल कछुआ सिहर उठा। उसके चेहरे पर एक बार फिर से घोर आश्चर्य दिखाई दिया। इस झील का पानी इतना जादुई है, इसके प्रभाव अद्भुत हैं। अगर वह इस झील के पानी का एक बड़ा घूंट पी सकता, तो शायद उसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। और दूर चावल का वह पहाड़, क्या वह पौराणिक नागदंत चावल जैसा नहीं दिखता? विशाल कछुआ दूर चावल के विशाल पहाड़ को निहारते हुए उसकी ओर लपका। उसने कई मीटर लंबा चावल का एक दाना उठाया और उसे काट लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल क्लियर जेड जैसे सफेद चावल को निगला, विशाल कछुआ फिर से सिहर उठा। अरे बाप रे, ये वास्तव में पौराणिक नागदंत चावल है। नहीं, ये केवल नागदंत चावल नहीं है। भले ही वह होता तो भी उसके प्रभाव इतने आश्चर्यजनक नहीं होते। ये नागदंत चावल है जिसके प्रभाव दर्जनों गुना अधिक मजबूत हैं। अपने सामने चावल के पहाड़ को देखकर विशाल कछुए की आंखें अत्यधिक उत्साह से चमक उठी। उसकी लॉटरी लग गई। अगर वह चावल के इस पहाड़ को खा सकता, तो वह शायद कुछ ही समय में दिव्य विकास लोक को तोड़ देगा। मूल रूप से देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में उसकी धीमी साधना के आधार पर दिव्य विकास लोक को तोड़ने में उसे कम से कम 1 लाख साल लग जाते। ऐसा इसीलिए था क्योंकि देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में संसाधन बेहद दुर्लभ थे और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं थी। यद्यपि उसका रक्तवंश स्तर उच्च था, लेकिन देवदार झरना गुप्त क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों में दिव्य विकास लोक को तोड़ने के लिए अभी भी अविश्वसनीय रूप से लंबे समय की आवश्यकता थी। लेकिन अब इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह नर्क से स्वर्ग में आ गया है। यहाँ साधना संसाधन बस अभूतपूर्व थे। ऐसे प्रचुर साधना संसाधनों के समर्थन के साथ उसने अनुमान लगाया कि दिव्य विकास लोक को तोड़ने में अधिकतम 10 साल लगेंगे। उस अद्भुत भविष्य की कल्पना करते हुए विशाल कछुए की आंखें नशे की एक झलक से भर गईं। ख्यालों में खोए हुए उसने एक नागदंत चावल उठाया और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। हालांकि इस बार इससे पहले कि वह नागदंत चावल को अपने मुंह में डाल पाता, एक हथेली ने उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। विशाल कछुआ उज्जवल भविष्य के अपने सपने से बाहर निकल आया। उसने ऊपर विराट की ओर देखा, जिसने उसके पंजों से नागदंत चावल को गिरा दिया था। उसकी बड़ी आंखों में भ्रम भरा था, जैसे पूछ रहा हो कि विराट ने चावल क्यों हटाया। बड़े कछुए, भूलो मत, तुम यहाँ काम करने और अपना कर्ज चुकाने आए हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं, विराट ने कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। विराट ने कछुए को प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से पीने, नागदंत चावल खाने और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी को अवशोषित करने से नहीं रोका था। वह चाहता था कि वह इन लाभों का अनुभव करे। लेकिन अब जब उसने ऐसा कर लिया था, तो विराट नहीं चाहता था कि वह मुफ्तखोरी जारी रखे। जो चीजें बहुत आसानी से मिलती हैं, उनकी कभी कदर नहीं होती। केवल वही चीज जो कड़ी मेहनत और प्रयास से प्राप्त होती है, वास्तव में संजोई जाती है। ए लड़के, मुझे ये चीजें कैसे मिल सकती हैं? यह सुनकर विशाल कछुआ बेचैन हो गया। अपने सामने इतने अद्भुत साधना संसाधनों को देखना, फिर भी उनका उपयोग करने में असमर्थ होना उसके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। अगर उसने उन्हें कभी नहीं देखा होता, तो यह इतना बुरा नहीं होता। लेकिन अब जब उसने देखा था और यहाँ तक कि उनके लाभों का स्वाद भी चखा था, तो उन्हें भूलना आसान नहीं होगा। यदि वह इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता, और तो उसे डर था कि वह फिर कभी चैन से नहीं सो पाएगा। उसका मन उनकी उपस्थिति से लगातार उत्तेजित रहेगा। ए बदबूदार कछुए, क्या तुम मेरे बॉस से ऐसे बात करते हो? इस समय शार्दुल रोबदार कदमों के साथ विशाल कछुए के चारों ओर घूमा, अपना प्यारा सा बेवकूफ सिर झुकाया और उसे घूरते हुए बोला, अपने इस रवैये के साथ तुम्हें लगता है कि तुम मेरे संसाधनों का आनंद ले सकते हो? तुम सपना देख रहे हो। हाँ, मैं गलत था। फिर मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? विशाल कछुए ने जल्दी से माफी मांगी। इस समय विराट के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। इतने सारे अद्भुत साधना संसाधनों को देखने के बाद उसकी शुरुआती हिचकिचाहट पूरी तरह से गायब हो गई। अब वह पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित था कि विराट को कैसे खुश किया जाए ताकि वह उन अविश्वसनीय संसाधनों का आनंद ले सके। अबे हरामखोर, मुझे बाघ महाराज कहो, और अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मुझे तुम्हें कुछ सलाह देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शार्दुल ने उसकी ओर देखा और तुच्छता से कहा, बाघ महाराज, मैं पहले अशिष्ट था, कृपया मुझे क्षमा करें। विशाल कछुए ने चतुराई से कहा, तुम मेरे सामने खुद को अपूर्ण कहने की हिम्मत करते हो। शार्दुल ने फिर से घूरा, जी, ये मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा करें बाघ महाराज। विशाल कछुए ने जल्दी से माफी मांगी। ये हुई ना बात। अब से तुम मुझे बॉस भी कहोगे और तुम मेरे सामने खुद को अपूर्ण नहीं कह सकते। जो कुछ भी मैं तुम्हें करने के लिए कहूं, तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत करना होगा। जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से वह करते हो जो एक अधीनस्थ को करना चाहिए, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। शार्दुल विशाल कछुए के रवैये से बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने विशाल कछुए को पुराने जमाने के तरीके से कुछ सलाह दी। जी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद बाघ महाराज। विशाल कछुए ने शार्दुल की शिक्षाओं को ध्यान से सुना, बार-बार सिर हिलाया। यह दृश्य देखकर विराट भी दंग रह गया। धत तेरे की, ये कछुआ तो बहुत बेशर्म है। इसका रवैया कितनी जल्दी बदल गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस कछुए को वश में करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से गलत सोच रहा था। बस इस कछुए को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की सैर कराने से कछुआ तुरंत आज्ञाकारी हो गया, बिना उसे कोई और तरीका सोचने की आवश्यकता के। शार्दुल, तुम बड़े कछुए को ले जाओ और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में खेती करो। अगर यह इस नागदंत चावल के खेत की अच्छी देखभाल करता है, तो इसे इनाम के रूप में कुछ नागदंत चावल देना। विराट ने शार्दुल से कहा, अब से यह बड़ा कछुआ तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो और इसे सिखाओ कि चीजें कैसे करनी है। शार्दुल अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने में काफी कुशल था। वह बड़े कछुए पर पूरा भरोसा कर सकता था। जी बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिशन पूरा करूंगा। यह सुनकर शार्दुल ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और गंभीरता से वादा किया। बॉस के शब्दों के साथ ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अधीनस्थ था। वह बॉस का नंबर 1 अधीनस्थ था। इस कछुए की स्थिति को केवल पीछे धकेला जा सकता था। ए विराट, यह बेवकूफ बाघ हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। तुम इस कछुए को मुझे क्यों नहीं सौंप देते? मैं गारंटी देती हूं कि मैं इसे पूरी तरह से आज्ञाकारी होने के लिए प्रशिक्षित करूंगी। यह देखकर नीलिमा बेचैन हो गई। यह कछुआ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि इसे उस बेवकूफ बाघ द्वारा एक अनुयायी के रूप में ले लिया गया, तो उसका भविष्य भयानक होगा।
क्योंकि उसने प्राचीन महाद्वीप पर चुपके से नागदंत चावल के एक हिस्से की खेती की थी, इसलिए उसके पास पर्याप्त साधना संसाधन थे जिससे वह उस बेवकूफ बाघ और अपने बीच के अंतर को मुश्किल से बढ़ा पा रही थी। यदि उस बेवकूफ बाघ के पास सहायक के रूप में वह कछुआ होता तो क्या वह उस बेवकूफ बाघ द्वारा लगातार नहीं सताई जाती? लेकिन अगर वह कछुआ उसका अनुयायी बन जाता तो वह उस बेवकूफ बाघ के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती थी। यह कछुआ स्पष्ट रूप से बहुत उज्ज्वल नहीं था। ऐसे मंदबुद्धि मूर्ख को प्रशिक्षित करना बाएं हाथ का खेल होगा। इस अच्छे अवसर को उस बेवकूफ बाघ की उंगलियों से फिसलने नहीं दिया जा सकता था। ठीक है मूर्ख चिड़िया, इस बारे में बहस करने का क्या मतलब है? मुझे शार्दूल और उसकी क्षमताओं पर भरोसा है तो यह तय है। विराट ने नीलिमा की ओर देखा और चिढ़कर कहा। वह जानता था कि वह छोटी चिड़िया क्या सोच रही थी। अगर उस बड़े कछुए का नेतृत्व उसके द्वारा किया जाता तो कौन जानता था कि वह भविष्य में किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगी। इस तरह के मामलों में विराट ने शार्दूल पर अधिक भरोसा किया क्योंकि शार्दूल ने उसे कभी निराश नहीं किया था। वह छोटी चिड़िया अलग थी, हालांकि वह चीजों को अच्छी तरह से संभाल सकती थी, लेकिन वह हमेशा सभी प्रकार की समस्याएं पैदा करने में कामयाब होती थी। हम विराट, तुम पक्षपाती हो। नीलिमा ने असंतोष में नाक सिकोड़ी और गुस्से में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर उड़ गई। अब जब उस बेवकूफ बाघ के पास अनुयायी के रूप में वह कछुआ था तो उसकी शक्ति काफी थी। उसे अपने छोटे से गढ़ को ठीक से बनाने की जरूरत थी, अन्यथा भविष्य में उस बेवकूफ बाघ का मुकाबला करना मुश्किल होगा। विराट ने नीलिमा के रूठने को नजरअंदाज कर दिया। उस मूर्ख छोटी चिड़िया का इस तरह का व्यवहार बहुत आम था। अगर उसने उस पर ध्यान दिया तो वह सिर दर्द से पागल हो जाएगा। बड़े कछुए, अब से तुम शार्दूल का अनुसरण करोगे, लेकिन याद रखना यहाँ बिना कुछ किए कुछ पाने जैसी कोई चीज नहीं है। अगर तुम वह चाहते हो जो तुम चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने प्रयासों से युद्ध गुण अर्जित करने होंगे और फिर उन्हें उन साधना संसाधनों के लिए विनिमय करना होगा जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। विराट ने बड़े कछुए की ओर देखते हुए कहा। जी बॉस, मैं समझ गया। बड़े कछुए ने जल्दी से सिर हिलाया। हम बहुत अच्छा। विराट ने संतोष के साथ सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बड़ा कछुआ काफी तेजी से सीख रहा था। शार्दूल वास्तव में अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करने में काफी कुशल था। कछुए, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पहले खेती करने ले जाऊंगा। शार्दूल ने अपने पंजे से बड़े कछुए के खोल को थपथपाया। बाघ महाराज, क्या आप कृपया मुझे कछुआ कहना बंद कर सकते हैं? यह बहुत बुरा लगता है। विशाल कछुए ने अपना बड़ा सिर हिलाया, कुछ शर्मिंदा दिख रहा था। तो मैं तुम्हें क्या कहूं? शार्दूल ने उसे देखने के लिए मुड़कर पूछा। क्यों ना आप मुझे बस बड़ा कछुआ कहें, जैसे बॉस कहते हैं। विशाल कछुए ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना पंजा फैलाया और अपना सिर खुजलाया। बड़ा कछुआ, हालांकि यह बिल्कुल सुखद नाम नहीं था, फिर भी उसे हरामखोर कहने से बेहतर था। ठीक है, मैं अब से तुम्हें बड़ा कछुआ कहूंगा। शार्दूल ने एक पल के लिए सोचा, फिर अंत में सिर हिलाया। यह हरामखोर अब उसका छोटा भाई था और उसे परेशान करना उसे बाघ महाराज को थोड़ा विश्वासघाती बना देगा। अपने कारनामों में बाघ महाराज वफादारी को सबसे ऊपर महत्व देता था। दूसरों को परेशान करना एक बात थी, लेकिन अपने ही छोटे भाई को परेशान करना काफी अनैतिक था। इसके बाद शार्दूल बड़े कछुए को एक तरफ ले गया और उसे सिखाया कि नागदंत चावल की खेती कैसे की जाती है। शार्दूल काफी समय से नागदंत चावल की खेती कर रहा था और उसे काफी अनुभव था। उसने अपने नए छोटे भाई बड़े कछुए के साथ बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और अपना सारा खेती का अनुभव साझा किया। आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञ बड़े कछुए के शामिल होने के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नागदंत चावल के खेतों का और भी नाटकीय रूप से विस्तार हुआ। यह देखकर कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी तेजी से कम हो रही थी, विराट ने मुट्ठी भर 9वें दर्जे की राक्षसी कलाकृतियां निकाली जिससे मीनार उन्हें अवशोषित और बचा सके और इस प्रकार 40वें तारे को रोशन कर सके। विराट ने पहले शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में सम्राट स्तर की 13वीं मुहर के नीचे 9वें दर्जे की राक्षसी कलाकृतियों की एक विशाल मात्रा एकत्र की थी। 9वें दर्जे की राक्षसी कलाकृतियों की वह विशाल संख्या अनंत परम मीनार में कई तारों को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। 40वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जिसका प्रभाव 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर से 32 गुना तक पहुंच गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 128 खरब मील के दायरे तक पहुंच गया, जो 128 युमेश राजवंशों के आकार के बराबर था। 40वें तारे में जो रोशन हुआ था, विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस विरासत में सबसे महत्वपूर्ण ऋण महाअस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी सुदृढ़ीकरण ऋण था। महाअस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी सुदृढ़ीकरण ताबीज एक योद्धा की साधना योग्यता को काफी बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की युद्ध कला योग्यता में भी सुधार कर सकता है। यदि कोई इस महाअस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी सुदृढ़ीकरण ताबीज के ऋण को पूरी तरह से समझ लेता है और सर्वोच्च स्तर के संस्करण को परिष्कृत करता है तो महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ की युद्ध कला योग्यता में भी काफी सुधार किया जा सकता है। हालांकि ऐसा शक्तिशाली ताबीज विराट की वर्तमान क्षमताओं से परे है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ विराट दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं की युद्ध कला योग्यता में सुधार करने के लिए केवल कुछ सबसे बुनियादी महाअस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी सुदृढ़ीकरण ताबीज को ही परिष्कृत कर सकता है। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। एल्डर योगिता ने मोटे तौर पर पूरे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का पता लगा लिया था। हालांकि उन्हें देवदार झरना गुप्त क्षेत्र के भीतर विशाल कछुए जैसे कोई और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर नहीं मिले। ज्यादा से ज्यादा उन्हें केवल कुछ मध्य चरण और अंतिम चरण के आरोहण लोक दानव जानवर मिले। एल्डर योगिता ने इन मध्य चरण और अंतिम चरण के आरोहण लोक दानव जानवरों को नजरअंदाज कर दिया। दिव्य विकास लोक की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में वह केवल मध्य या अंतिम चरण के आरोहण लोक राक्षसी जानवरों पर हमला करने से नफरत करती थी। जहां तक विशाल कछुए जैसे बड़े राक्षसी जानवर की बात है, वह एक विशेष अपवाद था। एल्डर योगिता की रिपोर्ट सुनने के बाद विराट ने देवदार झरना गुप्त क्षेत्र पर ध्यान देना बंद कर दिया। देवदार झरना जैसा छोटा गुप्त क्षेत्र उसके अत्यधिक ध्यान देने लायक नहीं था। अगर विशाल कछुए की बात न होती तो विराट ने कई वर्षों तक देवदार झरना गुप्त क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया होता। तलवार संप्रदाय के लिए देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का बहुत कम मूल्य था। इसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी और संसाधन दुर्लभ थे जो इसे नवधारा महाद्वीप से काफी हीन बनाते थे। वह देवदार झरना गुप्त क्षेत्र का प्रबंधन करने के बजाय नवधारा महाद्वीप के प्रबंधन में समय और ऊर्जा खर्च करना पसंद करेगा। तलवार संप्रदाय ने अभी तक नवधारा महाद्वीप का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था। एल्डर योगिता, कृपया मेरे साथ फिर से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र चलें। विराट ने एल्डर योगिता से कहा। समय की गणना करते हुए गिरीश के साथ फिर से व्यापार करने का समय आ गया था। वह और गिरीश साल में एक बार व्यापार करने के लिए सहमत हुए थे। अब एक साल बीत चुका था जब उसने आखिरी बार गिरीश को 10 करोड़ जिन नागदंत चावल बेचा था और अपना वादा निभाने का समय आ गया था। यह सुनकर एल्डर योगिता की आंखें चमक उठी। विराट, क्या तुम उस बेवकूफ गिरीश को फिर से लूटने जा रहे हो? एल्डर योगिता ने उत्साह से कहा। यह सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। उसने धार्मिकता से कहा, एल्डर योगिता, आप गलत समझ रही हैं। मैं विराट ने हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता से व्यापार किया है, किसी को धोखा दिए बिना, चाहे वह युवा हो या बूढ़ा। मैं उसे कैसे लूट सकता हूँ? जाकर भाई गिरीश से पूछिए कि क्या मैंने उसे लूटा है। अरे विराट, हम यहाँ सब दोस्त हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं योगिता बिल्कुल अपना मुंह बंद रखूंगी और तुम्हारी योजनाओं को बर्बाद नहीं करूंगी। एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई एक गंभीर वादा करते हुए। यह सुनकर विराट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे हर किसी के उसे गलत समझने की आदत थी और थोड़ी और गलतफहमी उसे ज्यादा परेशान नहीं करेगी। विराट एल्डर योगिता को साथ लेकर टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और सम्राट स्तर की 13वीं मुहर की ओर उड़ गया। सम्राट स्तर की 13वीं मुहर पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि गिरीश पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। भाई विराट, साथी योगिता, आप आ गए। गिरीश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई गिरीश, हम फिर मिले। विराट मुस्कुराया और अभिवादन का उत्तर दिया। फिर विराट ने चारों ओर देखा और गिरीश के अलावा किसी और को न पाकर काफी राहत महसूस की।
वह चिंतित था कि गिरीश उन पर घात लगाने और उनके नागदंत चावल को चुराने के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में दूसरों के साथ मिलीभगत कर सकता है। गिरीश एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था, स्पष्ट रूप से लोगों को पढ़ने में माहिर था। विराट के हाव भाव को देखकर वह तुरंत उसकी चिंताओं को समझ गया। भाई विराट, चिंता मत करो, यहाँ बस मैं हूँ, कोई और नहीं। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के 3 एल्डर्स ने सख्ती से आदेश दिया है कि हमारा लेन देन केवल हम दोनों के बीच है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। गिरीश ने अपनी छाती थपथपाई और उसे आश्वासन दिया। हे भाई गिरीश और आपके 3 एल्डर्स वास्तव में विचारशील हैं। विराट यह सुनकर हंसा। गिरीश के शब्दों के साथ वह और भी सहज महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के लोग इस सौदे को बेहद गंभीरता से ले रहे थे और किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं देंगे। उस स्थिति में वे इस बार उन्हें अधिक नागदंत चावल बेच सकते थे। बिल्कुल नहीं, यह हमें करना ही चाहिए। भाई विराट हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के बहुत बड़े उपकारी हैं, हम उनके साथ कुछ भी बुरा कैसे होने दे सकते हैं? गिरीश ने जल्दी से उत्तर दिया। 1 अरब जिन नागदंत चावल। भाई गिरीश की ईमानदारी वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। क्योंकि भाई गिरीश की ईमानदारी इतनी महान है, मैं विराट स्वाभाविक रूप से इसका बदला चुकाने में विफल नहीं हो सकता। इस बार हमारे संप्रदाय के भीतर चर्चा के बाद हमने भाई गिरीश को 1 अरब जिन नागदंत चावल बेचने का फैसला किया है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर गिरीश बहुत खुश हुआ। उसने विराट का हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और कहा, धन्यवाद भाई विराट, धन्यवाद भाई विराट। भाई विराट वास्तव में हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के महान उपकारी हैं। भाई गिरीश, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमारे बीच एक सामान्य व्यापारिक लेन देन है, एक पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान प्रदान और कोई किसी का ऋणी नहीं है। गिरीश के हाव भाव को देखकर विराट थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा। यह भाई विराट के लिए एक सामान्य व्यापारिक लेन देन है, लेकिन हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए यह एक जीवन रक्षक कृपा है। भले ही भाई विराट को कोई फर्क न पड़े, हम इस दयालुता को नहीं भूल सकते। गिरीश ने गंभीरता से कहा। ओह, मैं भाई गिरीश की दयालुता की सराहना करता हूँ। चलिए व्यापार की बात करते हैं। विराट ने जल्दी से विषय बदल दिया। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि भाई विराट इस बार किस तरह का खजाना ढूंढ रहे हैं। गिरीश ने जल्दी से जवाब दिया। हम अधिमानतः एक लंबी तलवार जैसा जादुई हथियार। विराट ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक लंबी तलवार जैसा जादुई हथियार। हालांकि मेरे पास यहाँ एक मध्यम दर्जे का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार है, लेकिन यह 100 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर नहीं है। गिरीश ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ऐसा करते हैं, मैं सभी जादुई हथियार निकालता हूँ। भाई विराट, आपको जो पसंद हो ले लो। विराट ने उसे जो नागदंत चावल बेचा उसकी कीमत 10 लाख 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर प्रतिजन थी, जो 109वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर प्रतिजन के बराबर है। 1 अरब जिन नागदंत चावल की कीमत कुल 100 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थर होगी। उसके लिए भी 100 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों का भाग्य कोई छोटी राशि नहीं थी। बस बात यह है कि शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के कारण योद्धा कम हो रहे हैं और अपने पीछे बड़ी संख्या में जादुई खजाने छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि जन्मजात जादुई खजाने कुछ हद तक बेकार लगते हैं। गिरीश ने कहा, अपना हाथ लहराते हुए। तुरंत उसके सामने हजारों उच्च श्रेणी के जादुई खजाने दिखाई दिए। इन उच्च श्रेणी के जादुई खजानों का विशाल बहुमत उसे सम्राट स्तर की 13वीं मोहर के सीलिंग व्यू को नष्ट करने के बाद प्राप्त हुआ था। एल्डर योगिता की आंखें इतने सारे उच्च श्रेणी के जादुई खजानों को देखकर तुरंत चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई दिया। धत्तेरे की, एक धनकुबेर। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना उदार है, यह तो असली धनकुबेर है। अपने सामने उच्च श्रेणी के जादुई खजानों के चकाचौंध भरे प्रदर्शन को देखकर एल्डर योगिता अपनी लार टपकाने से नहीं रोक सकी। यहाँ तक कि इन उच्च श्रेणी के जादुई खजानों में सबसे निचला दर्जा भी 9वें रैंक के श्रेष्ठ ग्रेड तक पहुंच गया और यहाँ तक कि दर्जनों जन्मजात जादुई खजाने भी थे। ये हजारों उच्च श्रेणी के जादुई खजाने अकेले ही पूरे दिव्य पवन महल को कई बार खरीदने के लिए पर्याप्त थे। एल्डर योगिता की आंखें इन उच्च स्तरीय जादुई खजानों को देखकर चमक उठी। उसने अपने मुंह से लार पोंछी, मन ही मन सोच रही थी कि अगर वह इस चीज को चुरा सकती तो दिव्य पवन महल पैसों में खेल रहा होता। बेशक यह एल्डर योगिता के दिमाग में सिर्फ एक विचार था, वह वास्तव में ऐसा नहीं करती। दिव्य पवन महल के योद्धाओं की खजाने चुराने के लिए हत्या करने की परंपरा कभी नहीं रही थी, जब तक कि कोई उनके दरवाजे पर न आए, जिस स्थिति में दिव्य पवन महल जवाबी कार्रवाई करता। इसके अलावा दूसरा पक्ष विराट का बड़ा ग्राहक था, इसलिए उसके पास ऐसा कुटिल विचार होने की संभावना और भी कम थी। विराट ने उन विभिन्न जादुई खजानों पर नजर डाली जो गिरीश ने निकाले थे और अंत में एक मध्यम दर्जे का जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई खजाना और कई निम्न दर्जे के जन्मजात जादुई खजाने चुने, जिन्हें 100 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों में बदल दिया गया। फिर विराट ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे गिरीश को सौंप दिया। गिरीश ने स्थानिक अंगूठी ली और उसे अपनी दिव्य चेतना से स्कैन किया। जब उसने अंदर नागदंत चावल का पहाड़ देखा तो गिरीश का उत्साह अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया। इस 1 अरब जिन नागदंत चावल को आधार बनाकर शून्य समाधि महाद्वीप मूल रूप से एकलव्य स्तर की मोहरों के एक हिस्से को हल कर सकता है। यदि वह हर साल 1 अरब जिन नागदंत चावल प्राप्त कर सकता है तो शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एकलव्य स्तर की मोहरों को पूरी तरह से हल करने में कई साल नहीं लगेंगे और यहाँ तक कि सम्राट स्तर की मोहरों के एक हिस्से को भी हल किया जा सकता है। लेन देन पूरा होने के बाद विराट ने गिरीश से विदा ली। भाई गिरीश, चलिए अगले साल इसी समय यहाँ फिर मिलते हैं। विराट मुस्कुराया और गिरीश को प्रणाम किया। ठीक है, अगले साल मिलते हैं। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई विराट और साथी योगिता। गिरीश ने जल्दी से प्रणाम का उत्तर दिया। अलविदा। गिरीश को अलविदा कहने के बाद विराट और एल्डर योगिता ने सम्राट स्तर की 13वीं मोहर छोड़ दी और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ गए। विराट और एल्डर योगिता को जाते हुए देखने के बाद गिरीश भी चला गया। गिरीश ने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि विराट और एल्डर योगिता ने शून्य समाधि महाद्वीप में कहां से प्रवेश किया था। वह इस मामले में बेहद सतर्क रहा था। विराट के थोड़े से भी संदेह से डरता था जो उनके सौदे को बर्बाद कर देगा। यदि ऐसा कुछ होता तो यह उनके शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एक विनाशकारी आपदा होती। उनके शून्य समाधि महाद्वीप ने आखिरकार उम्मीद देखी थी और वह एक और विनाशकारी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विराट और एल्डर योगिता के दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका जल्दी से उनके दरवाजे पर आई। विराट से मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार का आदान प्रदान करना चाहती थी। स्पष्ट रूप से एल्डर योगिता ने दक्षिणी महाद्वीप लौटते ही महारानी रेणुका को इसके बारे में सूचित कर दिया था। विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार एल्डर योगिता दिव्य पवन महल की एक एल्डर थी। यह पूरी तरह से सामान्य था कि वह महल की स्वामिनी और अपनी साथी शिष्याओं एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को बताए। इसके अलावा यह मामला विराट के लिए कोई शीर्ष रहस्य नहीं था और उसे दूसरों के जानने से कोई आपत्ति नहीं थी। महारानी रेणुका को इस उच्च श्रेणी के जादुई हथियार में इतनी गहरी रुचि दिखाते हुए विराट के पास सहमत होने और उसे सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से उसका इरादा अपने पिता सूर्यवीर को तलवार देने का था। हालांकि चूंकि महारानी रेणुका ने सक्रिय रूप से उसकी तलाश की थी, विराट के पास उसे तलवार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पिता के पास अब वह हरा वस्त्र पहने युवा लड़का था जो किसी भी समय नागपाताल तलवार चलाने में सक्षम था, जो संभवतः मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। उनके पास मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार है या नहीं, इसका उनके पिता की वर्तमान शक्ति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। साधारण खतरों के खिलाफ उसके पिता को मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। यदि खतरा वास्तव में बहुत बड़ा था तो नागपाताल तलवार आवश्यक होगी, जिससे मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाला जादुई हथियार अनावश्यक हो जाएगा। हम अलायंस लीडर विराट को सम्मान देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए हैं। इस मध्यम दर्जे की जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार के बदले में महारानी रेणुका ने वरुण प्रांत के क्षेत्र को जब्त करने से प्राप्त सभी खनिज संसाधनों और दुर्लभ खजानों को गिरवी रख दिया।
मुख्य कारण यह था कि महारानी रेणुका इस तलवार को पाने के लिए इतनी दृढ़ थी क्योंकि वह उस दिन हरे वस्त्र पहने लड़के के शब्दों से उकसा गई थी। उन्होंने आखिरकार दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था, लेकिन उस लड़के ने वास्तव में सूर्यवीर के सामने कहा कि उनकी ताकत बहुत कमजोर थी और यहां तक की शिकायत की कि वह एक बोझ थी। महारानी रेणुका आखिरकार दिव्य पवन महल के संप्रदायों में से एक की प्रमुख थी और वह अत्यधिक उत्कृष्ट युद्ध कला प्रतिभा वाली एक युद्ध कला विलक्षण प्रतिभा भी थी। वह सूर्यवीर के सामने हरे वस्त्र पहने लड़के द्वारा इस तरह बात किया जाना कैसे सहन कर सकती थी। उस घटना के बाद से महारानी रेणुका दक्षिणी महाद्वीप लौट आई और अपनी पूरी ताकत के साथ लगन से साधना करने लगी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह व्यक्तिगत रूप से उस अहंकारी हरे वस्त्र पहने लड़के को सबक सिखा सके ताकि वह इतना अभिमानी न हो। विराट मामले की पेचीदगियों से अनजान था। वह बस हैरान था कि महारानी रेणुका ने अचानक इस उच्च श्रेणी के जादुई हथियार में इतनी तीव्र रुचि क्यों दिखाई और उनका रवैया इतना दृढ़, यहां तक कि कुछ हद तक दबंग क्यों था, जैसे कि अगर उसने उन्हें तलवार नहीं दी तो वह उसे दंडित करेंगी। अगर विराट को पता होता कि वह हरे वस्त्र पहने लड़के की लापरवाह टिप्पणियों के कारण फंसा है, जिसके कारण महारानी रेणुका उसे जिम्मेदार ठहरा रही है, तो विराट निश्चित रूप से उस लड़के को वापस खींच कर लाता और उसकी अच्छी धुलाई करता। जब एल्डर विदुषी को एल्डर योग्यता से पता चला कि विराट के पास वर्तमान में कई जन्मजात जादुई हथियार हैं, तो वह ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकी। दिव्य पवन महल के कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में वह एकमात्र ऐसी थी जिनके पास जन्मजात जादुई हथियार नहीं था। हालांकि एल्डर विदुषी ईर्ष्यालु थी, लेकिन वह केवल तड़प कर आहें भर सकती थी। कभी-कभी अपनी लालसा को पूरा करने के लिए एल्डर योग्यता की निम्न श्रेणी की जन्मजात लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को उधार ले लेती थी। जहां तक विराट से एक आदिम जादुई खजाने का आदान प्रदान करने की बात है, उनके पास निश्चित रूप से उस तरह की संपत्ति नहीं थी। एक आदिम जादुई खजाना अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। जब उन्होंने दिव्य विकास लोक को तोड़ा था तो उन्होंने पहले ही विराट से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के एक लौकी के बदले में दिव्य पवन महल के खनिज संसाधनों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग किया था। अब उन पर अभी भी दिव्य पवन महल का कर्ज का पहाड़ चढ़ा हुआ था, तो वह विराट से आदिम जादुई खजाने के बदले में महल के सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। यहां तक कि महारानी रेणुका ने भी जब उन्होंने विराट से उस मध्यम दर्जे के आदिम लंबी तलवार वाले जादुई हथियार का आदान प्रदान किया तो महल के सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया, बल्कि खनिज संसाधनों और दुर्लभ खजानों का उपयोग किया जो उन्होंने वरुण प्रांत से लूटे थे। वरुण प्रांत से लूटे गए इन खजानों और संसाधनों को दिव्य पवन महल के पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्ति नहीं माना जा सकता था और महारानी रेणुका ने पूरी तरह से उचित विवेक के साथ उनका उपयोग किया। आखिरकार वरुण प्रांत का क्षेत्र कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था और इसे मुश्किल से उनकी निजी संपत्ति माना जा सकता था। एक पल की ईर्ष्या के बाद एल्डर विदुषी ने अपनी ऊर्जा को खेती पर फिर से केंद्रित किया। आदिम जादुई खजाना प्राप्त करने की उनकी इच्छा को पूरा करने का एकमात्र तरीका लग्न से खेती करना और पर्याप्त युद्ध गुण अर्जित करना था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दक्षिणी महाद्वीप एक सौम्य युवक 100 से अधिक योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए दक्षिणी महाद्वीप के एक शहर की सड़कों पर चल रहा था। चलते चलते उसने दक्षिणी महाद्वीप के भीतर के हलचल भरे दृश्य को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि दक्षिणी महाद्वीप, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह अविश्वसनीय रूप से बंजर है, इतनी समृद्ध जगह होगी। अरे भावेश, तुम दक्षिणी महाद्वीप में क्या कर रहे हो? जैसे ही सौम्य युवक दक्षिणी महाद्वीप शहर के दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था, अचानक उसके पास एक आश्चर्यचकित आवाज गूंजी। यह सुनकर सौम्य युवक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद कपड़े पहने महिला उसकी ओर आ रही है। वैदेही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सफेद कपड़े पहने महिला को देखकर सौम्य युवक ने भी आश्चर्यचकित होकर पूछा। दक्षिणी महाद्वीप विराट का क्षेत्र है, मैं विराट की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मेरा यहाँ होना बिल्कुल सामान्य है। वैदेही ने लापरवाही से हाथ हिलाया। वैसे तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, तुम दक्षिणी महाद्वीप में कैसे आ गए? वैदेही ने भावेश को ऊपर से नीचे तक देखा, एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ पूछा। भावेश केवल एक बार विराट से मिला था और दोनों वास्तव में परिचित नहीं थे। उनका रिश्ता जालिम सिंह के खिलाफ उनके संयुक्त प्रयास तक सीमित था। भावेश के व्यक्तित्व को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि वह इतनी छोटी सी कृपा के लिए विराट को खोजने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आएगा। यह बस उसका अंदाज नहीं था। हम अलायंस लीडर विराट को अपना सम्मान देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए हैं, भावेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे आप लोग कौन से शूरवीर हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप भी हमारी वान्या गठबंधन की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते हुए उसे अपना सम्मान देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए हैं? जैसे ही भावेश ने बोलना समाप्त किया, अचानक एक स्पष्ट युवा आवाज गूंजी। यह सुनकर भावेश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वह देखने के लिए मुड़ा और देखा कि बोलने वाली लगभग 7 या 8 साल की एक छोटी लड़की थी। छोटी लड़की बेहद खूबसूरत और बेहद प्यारी थी। वह जल्दी से उनकी ओर चली और जब वह भावेश के पास पहुंची तो उसने उसे ऊपर देखा और पूछा, अरे शूरवीरों, आपका नाम क्या है? क्या आप भी मेरे वान्या गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? लेकिन आप सब दक्षिणी महाद्वीप में क्यों हैं? हमारे वान्या गठबंधन का मुख्यालय वर्तमान में अग्नि साम्राज्य में है। यह छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि वान्या थी, जो अग्नि साम्राज्य से दक्षिणी महाद्वीप लौटी थी। अब वान्या गठबंधन के बड़ा होने और अधिक सदस्य होने के साथ उसके द्वारा तैयार किए गए खजाने और संसाधन अपर्याप्त हो रहे थे। वह राजस्व विभाग से और अधिक खरीदने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौटी थी। हालांकि वह अभी लौटी ही थी कि उसने लोगों के इस समूह को यह कहते सुना कि वे अलायंस लीडर विराट को अपना सम्मान देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आ रहे हैं। यह सुनकर वान्या बहुत खुश हुई। उसका वान्या गठबंधन इतना प्रसिद्ध हो गया था कि इतने सारे शूरवीर दूर से केवल उसे अपना सम्मान देने के लिए आए थे। ओम, छोटी बच्ची, हम आपके वान्या गठबंधन में शामिल होने के लिए दक्षिणी महाद्वीप नहीं आए हैं, भावेश ने अजीब तरह से कहा। उसने कभी वान्या गठबंधन के बारे में सुना भी नहीं था। तो वह दक्षिणी महाद्वीप में केवल 7 या 8 साल की लड़की से मिलने के लिए करोड़ों मील की यात्रा क्यों करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अभी कहा कि आप अलायंस लीडर विराट को देखने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए हैं और मैं ही वह अलायंस लीडर विराट हूं जिसका आपने अभी उल्लेख किया है। क्योंकि आप मुझसे मिलने आए हैं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप हमारे वान्या गठबंधन में शामिल होने नहीं आए हैं? वान्या भावेश के चारों ओर घूमी, एक हैरान नजर से पूछते हुए। यह सुनकर भावेश को सिर दर्द होने लगा। जैसे ही वह सोच रहा था कि छोटी लड़की को कैसे समझाया जाए, आकाश से एक आवाज आई, भावेश तुम आखिरकार आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही शब्द गिरे, एक साहसी और प्रभावशाली व्यवहार वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुआ। यह सूर्यवीर था जो बाहरी आकाश से लौटा था। प्रणाम अलायंस लीडर। सूर्यवीर प्रकट होते ही भावेश के नेतृत्व में 100 से अधिक योद्धाओं ने तुरंत उसे प्रणाम किया और एक स्वर में जयकारा लगाया। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्यवीर ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। हमें मिले कई साल हो गए हैं, आप सब कैसे हैं? अलायंस लीडर की कृपा से हम सब ठीक हैं, भावेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि उसकी साधना और शक्ति सूर्यवीर की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उसने सूर्यवीर के सामने ज्यादा संकोच महसूस नहीं किया। सूर्यवीर द्वारा स्थापित सूर्यवीर संघ में बहुत ही आरामदायक आंतरिक प्रबंधन प्रणाली थी, जिसमें बहुत अधिक सख्त पदानुक्रम नहीं था। यह समान विचारधारा वाले मित्रों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करने पर अधिक केंद्रित था और सूर्यवीर संघ के नेता के रूप में उनके सामने कभी भी घमंड नहीं दिखाते थे। दादाजी, तो ये शूरवीर आपको सम्मान देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए थे? यह देखकर वान्या को अचानक एहसास हुआ कि भावेश ने जिस अलायंस लीडर विराट का उल्लेख किया था वह नहीं थी वान्या गठबंधन की नेता, बल्कि उसके दादा सूर्यवीर थे। बेशक वे मुझसे मिलने आए हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है कि वे किससे मिलने आए हैं? सूर्यवीर ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया मुस्कुराते हुए। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे वान्या गठबंधन के महान नाम की प्रशंसा की है, इसलिए वे मुझे अलायंस लीडर वान्या को सम्मान देने और फिर हमारे साथ शामिल होने के लिए दक्षिणी महाद्वीप आए हैं। वान्या ने अपना प्यारा सा छोटा चेहरा फुलाया और हांफने लगी। अलायंस लीडर, क्या यह आपकी पोती है? भावेश ने वान्या पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सही, यह मेरी प्यारी पोती है। सूर्यवीर दिल खोलकर हंसा। वैसे दादाजी, आपके संगठन का नाम क्या है? वान्या ने अचानक पूछा।
मेरे संगठन को सूर्यवीर संघ कहा जाता है। सूर्यवीर ने अंततः समझाया। सूर्यवीर संघ, क्या संयोग है। यह सुनकर वान्या की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने उत्साह से सूर्यवीर की ओर देखा और कहा, दादाजी, मेरे पास भी एक संगठन है जिसे वान्या गठबंधन कहा जाता है। क्यों ना हम आपके सूर्यवीर संघ और मेरे वान्या गठबंधन का विलय कर दें और इसे सूर्यवीर वान्या संघ कहें। यह सुनकर सूर्यवीर का चेहरा काला पड़ गया। यह छोटी लड़की वास्तव में अपने दादा को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। यदि उसका सूर्यवीर संघ और इस छोटी लड़की का वान्या गठबंधन विलय हो गया और सूर्यवीर वान्या संघ के रूप में जाना जाने लगा, तो नेता कौन होगा। इसके अलावा संगठन का नाम भी बदलकर इस छोटी लड़की के नाम पर रखा जाएगा। जैसे ही नाम का उल्लेख किया जाएगा, हर कोई सोचेगा कि यह इस छोटी लड़की द्वारा स्थापित संगठन है और कोई भी उसके सूर्यवीर के बारे में नहीं सोचेगा। यह सूर्यवीर ने अपना माथा रगड़ा, थोड़ा सिर दर्द महसूस करते हुए यह पता लगाने की कोशिश की कि छोटी लड़की को कैसे मना किया जाए। ओह दादाजी, इस अगर मगर से परेशान मत होइए। यदि हमारे दोनों गुट विलीन हो जाते हैं तो क्या हमारी शक्ति और भी मजबूत नहीं होगी। हमारे हाथ मिलाने से हम अजय होंगे। सूर्यवीर को संकोच करते देख वान्या ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया और विनती की, ठीक है, चलो विलय करते हैं। सूर्यवीर उसे अन्यथा नहीं समझा सका, इसलिए उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह इस पोती से बहुत प्यार करता था और उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हुर्रे, मुझे पता था कि दादाजी मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जब उसने सूर्यवीर को सहमत होते सुना तो वान्या खुशी से उछल पड़ी। अब से दादाजी सूर्यवीर वान्या संघ के महानेता होंगे और मैं नन्ही नेता बनूंगी। दादाजी चिंता मत करो, मेरे हाथों में सूर्यवीर वान्या संघ के साथ मैं निश्चित रूप से इसे फलता फूलता बनाऊंगी। वान्या ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर सूर्यवीर का चेहरा फिर से सख्त हो गया। मैंने कब कहा कि मैं इस छोटी लड़की को सूर्यवीर वान्या संघ सौंपने जा रहा हूं। उसने सोचा, इन दो प्रमुख गुटों का आधिकारिक रूप से विलय भी नहीं हुआ है और यह छोटी लड़की पहले से ही सत्ता हथियाने के बारे में सोच रही है। उत्साहित वान्या को देखकर न केवल सूर्यवीर हक्का बक्का था, बल्कि भावेश और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। तो हमारा सूर्यवीर संघ अब सूर्यवीर वान्या संघ बन जाएगा और अलायंस लीडर या अपरिपक्व छोटी लड़की बन जाएगी। यह विचार कि हर कोई इस 7 या 8 साल की लड़की के अधीन काम करेगा, उन्हें एक अजीब एहसास से भर गया। अलायंस लीडर, क्या आप गंभीर हैं। भावेश ने सूर्यवीर की ओर देखते हुए टटोला। यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, सब लोग इस छोटी लड़की को कम मत समझना क्योंकि वह छोटी है, वह वास्तव में काफी सक्षम है। सूर्यवीर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर भावेश और अन्य लोगों ने फिर से एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा, पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो अलायंस लीडर वास्तव में इसे गंभीरता से लेते हैं। वैसे भावेश, बूढ़ा जयदेव और अन्य भाई कहां हैं। क्या आप लोग बचित नहीं हो। एक अजीब स्थिति से बचने के लिए सूर्यवीर ने जल्दी से विषय बदल दिया। एल्डर जयदेव ने मुझे अलायंस लीडर को बताने के लिए कहा कि वह नहीं आएंगे। आखिरकार एल्डर जयदेव की स्थिति को देखते हुए उनके लिए खुले तौर पर आना और जयपाल परिवार को समझाना आसान नहीं होगा। जहां तक अन्य भाइयों की बात है, कुछ अन्य मामलों में फंसे हुए हैं और अभी नहीं आ सकते, जबकि अन्य लंबी यात्रा के कारण रास्ते में हैं। भावेश ने कहा। बूढ़ा जयदेव नहीं आ रहा। ओह अच्छा, भावेश, तुम बाद में उसके लिए उसके साधना संसाधन ले जा सकते हो। सूर्यवीर ने एक पल के विचार के बाद कहा। ठीक है, भावेश ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि तुम यहाँ हो, दक्षिणी महाद्वीप में थोड़ी देर और रहो। अब मैं विराट को तुम्हें अपने तलवार संप्रदाय के पहचान टोकन दिलाने के लिए कहूंगा। सूर्यवीर ने कहा। जैसे ही वह बोला, वह विराट को बुलाने ही वाला था। दादाजी, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ दो। सूर्यवीर वान्या संघ की नेता के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन सभी शूरवीरों के लिए अच्छी व्यवस्था करूं। इस समय वान्या ने जल्दी से कहा। वह बस इस अवसर का लाभ उठाकर इन शूरवीरों के साथ अच्छा संपर्क बनाना और उन्हें समझना चाहती थी, ताकि भविष्य में सूर्यवीर वान्या संघ को नियंत्रित करने की तैयारी की जा सके। अन्यथा यदि वह लोगों से परिचित भी नहीं है, तो वह भविष्य में सूर्यवीर वान्या संघ को सुचारू रूप से कैसे नियंत्रित और प्रबंधित करेगी। ठीक है, सूर्यवीर ने यह सुनकर कुछ बेबसी से कहा। यह छोटी लड़की, लगता है उसने सूर्यवीर संघ को उसके हाथों से छीनने की ठान ली है। अगर कोई और ऐसा करने की हिम्मत करता तो सूर्यवीर निश्चित रूप से उसे इतना मारता कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन यह व्यक्ति उसकी सबसे प्यारी पोती थी, इसलिए वह केवल अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकता था और वास्तविकता को स्वीकार कर सकता था। शूरवीरों, आप सब मेरे साथ आएं। वान्या ने अपना छोटा हाथ हिलाया। वान्या भावेश और अन्य लोगों को तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के महल में ले गई। संप्रदाय प्रमुख का महल योद्धाओं को तलवार संप्रदाय के पहचान टोकन जारी करने के लिए जिम्मेदार था। उसकी मां यामिनी महल की प्रभारी थी, इसीलिए वान्या इससे बेहद परिचित थी। वान्या ने कुशलता से भावेश और अन्य लोगों को उनके तलवार संप्रदाय पहचान टोकन प्राप्त करने में मदद की। इसे पूरा करने के बाद वान्या सभी को राजस्व विभाग ले गई, जहां उसने प्रत्येक व्यक्ति को आरोहण गोली और नागदंत चावल वितरित किए। इन साधना संसाधनों से काटे गए युद्ध गुण उसने अपने खाते में डाल लिए। आज सूर्यवीर वान्या संघ की स्थापना का शुभ दिन था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से भावेश और अन्य लोगों को एक उपहार देना चाहती थी। इसके बाद वान्या ने सभी के रहने की व्यवस्था की और भावेश और अन्य लोगों को तलवार संप्रदाय के विभिन्न नियमों और युद्ध गुण विनिमय प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप शूरवीरों को तलवार संप्रदाय में कोई समस्या आती है जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं, तो बेझिझक मुझसे कभी भी संपर्क करें। वान्या ने अपने हाथ ताली बजाते हुए कहा। उसने फिर भावेश को सूर्यवीर वान्या संघ के संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। भावेश किसी भी मुद्दे के लिए उससे संपर्क कर सकता था। वान्या के जाने के बाद भावेश और अन्य लोगों ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। भावेश, क्या हम वास्तव में उस छोटी लड़की के अधीनस्थ बनने जा रहे हैं? यह बहुत अविश्वसनीय लगता है। योद्धाओं में से एक ने पूछने से खुद को नहीं रोका। खैर, चलिए एक समय में एक कदम उठाते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि नन्ही नेता मामलों को संभालने में काफी अनुभवी है। वह उस तरह की मूर्ख छोटी बच्ची नहीं लगती जो केवल परेशानी पैदा करना जानती है। भावेश ने हल्के सिर दर्द के साथ अपना माथा रगड़ते हुए कहा। इतना क्यों सोचते हो? जो होना है सो हो गया। आखिरकार नन्ही नेता अलायंस लीडर सूर्यवीर की पोती है। सूर्यवीर संघ अंततः उन्हें ही सौंपा जाएगा। यह बस जल्द या बात की बात है। घनी दाढ़ी वाले एक भारी भरकम आदमी ने उदारता से कहा। बूढ़े झाओ की बातों में दम है। भावेश मुस्कुराया और कहा। नन्ही नेता इस आरोहण गोली को इतना चमत्कारी बताती है, मैं इसे खुद आजमाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि क्या यह वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। भारी भरकम आदमी ने उम्मीद से कहा। इसके साथ उसने अपनी हथेली खोली, एक आरोहण गोली निकाली और उसे निगल लिया। यह देखकर सभी की आंखें चमक उठीं और वे सभी भारी भरकम आदमी को उम्मीद से देखने लगे। वे भी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या आरोहण गोली वास्तव में उतनी ही चमत्कारी थी जितना दावा किया गया था। भारी भरकम आदमी द्वारा आरोहण गोली निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसके शरीर से एक जोरदार धमाके के साथ एक शक्तिशाली आभा निकली। धत तेरे की, यह आरोहण गोली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। घनी दाढ़ी वाले भारी भरकम आदमी ने अपनी आंखें खोली, सदमे में चिल्लाते हुए, ऐसा लगता है कि नन्ही नेता आरोहण गोली के प्रभावों को बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रही थी। उसने गोली ली थी और बस एक अगरबत्ती जलने के समय में बिना किसी बाधा के आरोहण लोक के मध्य चरण को तोड़ दिया था। अपने इतने वर्षों में उसने कभी ऐसी चमत्कारी प्रभावों वाली गोली नहीं देखी थी। वास्तव में इतनी शक्तिशाली, मैं भी इसे आजमाऊंगा। यह देखकर अन्य योद्धाओं ने भी अपनी आरोहण गोलियां निकाली और उनका सेवन किया। इन सूर्यवीर संघ के योद्धाओं में सबसे कमजोर अर्धचरण आरोहण लोक पर था। वान्या ने उन्हें उनके व्यक्तिगत साधना स्तरों के अनुरूप विभिन्न ग्रेड की आरोहण गोलियां दी थीं। आखिरकार बहुत उच्च ग्रेड की गोली में बहुत अधिक औषधीय शक्ति होगी, जो अर्धचरण आरोहण लोक के लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी। आरोहण गोलियां लेने के बाद ये सूर्यवीर संघ के योद्धा एक के बाद एक अपने स्तर तोड़ने लगे। भावेश और अन्य योद्धाओं को छोड़ने के बाद वान्या को अचानक कुछ याद आया। ओह नहीं, वह उन्हें यह बताना भूल गई कि तलवार संप्रदाय अब दक्षिणी महाद्वीप में प्रमुख स्तर के ब्रेक थ्रू पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है।
यह सोचकर वान्या जल्दी से भावेश और अन्य लोगों के निवास पर लौटने के लिए मुड़ी। हालांकि इस समय आकाश में एक के बाद एक अजीब आकाशीय घटनाएं दिखाई देने लगीं। वान्या को आश्वस्त करने वाली एकमात्र बात यह थी कि इन योद्धाओं द्वारा आरोहण लोक को तोड़ने के कारण होने वाली आकाशीय घटनाएं केवल औसत थीं, जो नीलिमा और बड़ी सफेद बिल्ली की सफलताओं के कारण होने वाली घटनाओं की तुलना में बहुत कम भयानक थीं। दक्षिणी महाद्वीप के स्थान की वर्तमान स्थिरता को देखते हुए उनकी सफलताओं के कारण होने वाली हलचल का दक्षिणी महाद्वीप पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। फिर भी वान्या जल्दी से भावेश और अन्य सूर्यवीर संघ के योद्धाओं के निवास पर लौटी, जो अभी तक नहीं टूटे थे। उन्हें नवधारा महाद्वीप में ले गई ताकि वे वहां अपने आरोहण लोक की सफलताओं का प्रयास कर सकें। भावेश और अन्य लोगों के दक्षिणी महाद्वीप में आने के बाद सूर्यवीर संघ के योद्धा एक के बाद एक सभी दिशाओं से आने लगे। सूर्यवीर संघ के सदस्य काफी विविध थे, जिनमें सभी प्रकार के लोग शामिल थे और यहां तक कि दानव जाति के काफी सदस्य भी थे। सूर्यवीर को सूर्यवीर संघ के सदस्यों की पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। कोई भी समान विचारधारा वाला योद्धा शामिल हो सकता था। एक दिन एक भारी भरकम आदमी कई आरोहण लोक के दानवों के साथ दक्षिणी महाद्वीप पहुंचा। इस भारी भरकम आदमी का नाम शेरा था, जो आरोहण लोक के शिखर पर एक बाघ दानव था। वान्या शेरा और उसके दानव साथियों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थी। जब से सूर्यवीर संघ और वान्या गठबंधन का विलय होकर सूर्यवीर वान्या संघ बना, सूर्यवीर ने बस सूर्यवीर संघ के सभी मामलों को वान्या को सौंप दिया था, केवल बाहरी आकाश में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। भावेश को वान्या ने अपने डिप्टी के रूप में नियुक्त किया था, जो सूर्यवीर संघ की शक्ति और सदस्यों को संभालने में उसकी सहायता करता था। कुछ समय साथ बिताने के बाद भावेश और अन्य सूर्यवीर संघ के योद्धाओं ने वान्या को बहुत परिपक्व और अनुभवी पाया, जो बिल्कुल भी 7 या 8 साल की लड़की जैसी नहीं थी। सूर्यवीर संघ की शक्ति का उसका प्रबंधन भी बचकाना नहीं था। वास्तव में उसने सूर्यवीर संघ का प्रबंधन सूर्यवीर के अलायंस लीडर होने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से किया। पहले जब सूर्यवीर सूर्यवीर संघ के नेता थे, तो वह एक तरह के लापरवाह प्रबंधक थे। इसके अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय दानव लोक में उद्यम और प्रशिक्षण, राक्षसों को मारने में बिताया और उनके पास सूर्यवीर संघ का प्रबंधन करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसलिए सूर्यवीर संघ एक ढीला ढाला संगठन था और इसके सदस्य पूरे मध्य महाद्वीप में बिखरे हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप इसकी काफी शक्ति होने के बावजूद अपेक्षाकृत बिखरी हुई ताकत थी। हालांकि जैसे जैसे सदस्य लगातार दक्षिणी महाद्वीप में आते गए और वान्या के सावधानीपूर्वक प्रबंधन के साथ सूर्यवीर संघ की ताकत धीरे धीरे उभरने लगी। हालांकि शेरा दक्षिण महाद्वीप में सदस्यों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। वान्या की कुशल व्यवस्था के कारण वान्या गठबंधन की ताकत धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी थी। हालांकि शेरा, जो अभी अभी दक्षिणी महाद्वीप में नया आया था, वान्या को अच्छी तरह नहीं जानता था। इसलिए वान्या के गठबंधन का जूनियर लीडर बनने से उसके मन में काफी असंतोष था। शेरा एक सीधा साधा और अक्खड़ स्वभाव का आदमी था। उसके मन की बात जुबान पर आने में देर नहीं लगती थी। हमारी वान्या गठबंधन की कमान एक छोटी सी बच्ची के हाथ में दे दी, क्या यह मजाक नहीं है? वान्या के वहां से जाते ही जंगल का शेर यानी शेरा ने भावेश से शिकायत की। भाई भावेश, तुमने गठबंधन प्रमुख विराट को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? वह इतना जल्दबाजी भरा फैसला कैसे ले सकते हैं? भाई शेरा, तुम अभी हमारी नन्ही लीडर को नहीं जानते। जिस दिन जान जाओगे तुम्हें यह मजाक नहीं लगेगा। हमारी नन्ही लीडर में एक असली राजा की झलक है। वान्या गठबंधन की बागडोर उनके हाथ में देने से सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शेरा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह अपनी ही धुन में बड़बड़ाता रहा। ओ शेरा, ये सब बकवास कहां से सीख कर आए हो? जब हमें इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों शोर मचा रहे हो? शेरा को बड़बड़ाते देख भारी भरकम और घनी दाढ़ी वाले तेजस से रहा नहीं गया। उसने शेरा को घूरते हुए गुस्से में कहा। तेजस सूर्यवीर का बहुत बड़ा प्रशंसक था और मानता था कि सूर्यवीर का हर फैसला सही होता है। इसके अलावा वान्या ने अपनी खुद की युद्ध उपलब्धियों का उपयोग करके अपने भाइयों को भारी मात्रा में साधना संसाधन उपलब्ध कराए थे, जिससे उनकी साधना में जबरदस्त प्रगति हुई थी। भावेश के साथ दक्षिणी महाद्वीप में आए योद्धाओं का यह समूह अब आरोहण लोक तक पहुंच चुका था और जो पहले से आरोहण लोक में थे वे और भी आगे बढ़ चुके थे। इस कारण यह शुरुआती समूह वान्या का सबसे कट्टर समर्थक बन गया था। अब शेरा को वान्या की बुराई करते देख तेजस और उसके साथी योद्धाओं का खून खौल उठा और उन्होंने तुरंत शेरा को घेर लिया। बिल्कुल सही कहा, नन्ही लीडर समझदार और शक्तिशाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर उंगली उठाने की? अगर किसी को नन्ही लीडर से दिक्कत है तो मैं जोरावर सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। अरे शेरा, कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और हालात को ध्यान से देखो। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि नन्ही लीडर के नेतृत्व में हमारा गठबंधन कितना मजबूत हो गया है? अभी सब बहस कर रहे थे और हॉल में शोरगुल मचा हुआ था कि तभी बाहर से एक आवाज आई। क्या हो रहा है? ये क्या शोर है? तुम सब कौन हो? शेर राजा के इलाके में आए हो और अभी तक शेर राजा को सलाम करने नहीं आए? ये सुनते ही सभी ने तुरंत हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां एक प्यारा सा सफेद बाघ और उसके पीछे एक विशाल कछुआ बड़े गर्व से हॉल के अंदर कदम रख रहे थे। शार्दुल ने हॉल में कदम रखा और भीड़ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इन अजनबी चेहरों को देखकर शार्दुल को भी कुछ शक हुआ। वह यानी शेर राजा बस कुछ समय के लिए ही बाहर गया था। तलवार संप्रदाय में इतने सारे नए लोग कब आ गए? इस दौरान वह और उसका साथी कुर्मा अनंतपुरम मीनार की दूसरी मंजिल पर नई उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे थे और नागदंत चावल की खेती का दायरा बढ़ा रहे थे। काफी मेहनत के बाद उसने और कुर्मा ने पहले से बोए गए नागदंत चावल की फसल काटी थी और नए बीज बोए थे। इसके अलावा वह लगातार प्राचीन महाद्वीप आता जाता रहता था। वहां के झरनों से भारी मात्रा में पानी लाकर नए बोए गए चावलों की सिंचाई करता था। जब नागदंत चावल थोड़े बड़े हो गए तब जाकर उसे चैन मिला। उसने कुर्मा को अनंतपुरम मीनार से बाहर निकाला और सोचा कि अपने इलाके का दौरा किया जाए और तलवार संप्रदाय में अपने चेलों से मिला जाए। लेकिन बाहर आते ही दक्षिणी महाद्वीप में उसे कई अनजानी ऊर्जाएं महसूस हुई। जिज्ञासावश वह कुर्मा को लेकर जांच करने आ गया। यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच अजनबियों का एक पूरा झुंड जमा है। उसके इलाके में अजनबी आए और सलाम तक नहीं किया। कितनी गुस्ताखी! ये छोटे बच्चे कहां से आ गए? यहाँ इतनी अकड़ दिखा रहे हैं। यहाँ से भाग जाओ और हमें परेशान मत करो। शेरा ने शार्दुल की ओर देखते हुए रूखेपन से कहा। ओहो, शेर राजा के इलाके में आकर इतनी अकड़! ये सुनते ही शार्दुल ने तुरंत शेरा की ओर देखा। गौर से देखने पर उसे हैरानी हुई कि बोलने वाला भी एक बाघ दानव था। वह आश्चर्य से बोला, अरे तुम भी एक बाघ दानव हो? क्योंकि तुम मेरी ही बिरादरी के हो इसलिए मैं तुम्हारी पिछली गुस्ताखी माफ करता हूँ। एक साथी बाघ मिलना दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बना लेता हूँ। आज से तुम मेरे पीछे चलोगे। अबे तू छोटा सा पिल्ला कहां से आया? मुझे अपना छोटा भाई बनाने की बात कर रहा है। तू जानता नहीं कि तेरा शेर राजा कौन है? शार्दुल की बात सुनकर शेरा को हंसी भी आई और गुस्सा भी। जुबान संभाल के, मेरे बड़े भाई के सामने खुद को शेर राजा कहने की हिम्मत कैसे हुई? शेर राजा मेरे बड़े भाई का विशेष खिताब है। तुम कौन होते हो इस नाम का इस्तेमाल करने वाले? शेरा की बात सुनते ही कुर्मा तुरंत आगे लपका। शेरा को घूरते हुए चिल्लाया, अरे तुम दोनों बच्चे यहाँ दिमाग मत खराब करो वरना मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। शेरा ने झुंझलाते हुए कहा। वह आरोहण लोक के चरम स्तर का एक बाघ दानव था, बेहद शक्तिशाली। यहाँ तक कि वह अर्ध दिव्य विकास लोक के किसी विशेषज्ञ से भी टक्कर ले सकता था। जब तक उसका सामना किसी असली दिव्य विकास लोक वाले से न हो वह निडर होकर घूम सकता था। अब इन दो बच्चों ने उसे बार बार उकसाया जिससे उसका पारा चढ़ गया। शार्दुल और कुर्मा दोनों प्राचीन दिव्य जानवरों के वंशज थे जिनका रक्तवंश अत्यंत उच्च स्तर का था। जब तक वे जानबूझकर अपनी साधना की आभा को बाहर न निकालें वे इसे आसानी से छिपा सकते थे। इसलिए शेरा की नजरों में ये बस महान क्षेत्र के दो बच्चे थे जिनका कोई महत्व नहीं था। अरे ओ कमीने, तू तो सच में लात खाने के लिए ही बना है। तू बातों से नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुर्मा ने यह सुनकर एक हुंकार भरी। एक दहाड़ के साथ उसकी आभा अचानक विस्फोट की तरह बाहर निकली और उसने एक ही पंजे के वार से शेरा को जमीन पर दे मारा। जब कुर्मा ने अपनी असली आभा छोड़ी तो हॉल में मौजूद सभी योद्धा सन्न रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण सा दिखने वाला कछुआ असल में आरोहण लोक के चरम स्तर का एक दानव जानवर होगा। और तो और इस कछुए की ताकत शेरा से दर्जनों गुना ज्यादा थी। उसकी उपस्थिति में शेरा के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह आसानी से हार गया और जमीन पर ढेर हो गया।
क्या तुम हार मानते हो? कुर्मा ने अपने पंजे शेरा के ऊपर जमाते हुए रौबदार आवाज में पूछा। शेरा कछुए के पंजों के नीचे दबा हुआ 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसका दिल अकल्पनीय सदमे से भर गया था। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि इस कछुए की ताकत इतनी भयानक होगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कछुए से निकलने वाले रक्तवंश के दबाव की शक्ति ने उसके वजूद को भीतर तक हिला दिया था। यह जीवन के स्तर में अंतर से पैदा हुआ दबाव था। इस दबाव के नीचे वह विरोध का विचार भी नहीं ला सकता था। केवल अपनी आत्मा की गहराइयों से उठने वाला एक आदिम भय महसूस कर रहा था। इंसानों की तुलना में दानव जाति में पदक्रम और भी सख्त होता है और रक्तवंश का दबाव कहीं अधिक स्पष्ट होता है। निचले स्तर के दानव जानवर स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर के दानव जानवरों के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। इसलिए कुर्मा द्वारा इतनी आसानी से हराए जाने के बाद शेरा ने बिल्कुल संघर्ष नहीं किया और जल्दी से कहा, मैं मानता हूं, मैं हार मानता हूं, बिल्कुल। तो क्या तुम मुझे अपना बॉस मानते हो? कुर्मा ने पूछना जारी रखा। यह सुनकर शेरा ने पास खड़े शार्दुल की ओर एक नजर डाली। मन ही मन सोचते हुए, यह विशाल कछुआ अपनी भयानक ताकत और उच्च रक्तवंश के बावजूद इस बाघ के बच्चे को अपना बॉस मानता है। शायद इस बाघ के बच्चे की पृष्ठभूमि और भी भयानक है। ऐसे शक्तिशाली दानव को बॉस मानना शर्म की बात नहीं, बल्कि शेरा के लिए सम्मान की बात थी। दानव जाति में बलवान का हमेशा सम्मान किया जाता है और कमजोर बलवान के आगे झुकता है। इसमें कोई शर्म नहीं है। इसलिए शेरा ने बार बार से हिलाया और कहा, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आप जैसा बॉस होना शेरा के लिए सम्मान की बात है। मैं कैसे नहीं मानूंगा? यह सुनकर कुर्मा ने संतोष से सिर हिलाया और अपने पंजे शेरा के शरीर से हटा लिए। शेर राजा, आपको क्या लगता है? क्या यह ठीक है? कुर्मा ने जल्दी से सिर घुमाया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा था क्योंकि उसने शार्दुल से पूछा। बहुत अच्छे कुर्मा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम जल्दी सीखते हो। शार्दुल ने संतोष के साथ सिर हिलाया। कुर्मा काफी समझदार था। पिछले कुछ दिनों में उसका मार्गदर्शन बेकार नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि कुर्मा ने उसकी शिक्षाओं को मेहनत से समझा था और अब वह उसकी शैली में ढल चुका था। इस पल शेरा जल्दी से खड़ा हुआ, शार्दुल के सामने झुका और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अंधा था और मैंने गुस्ताखी की, कृपया मुझे माफ कर दें शेर राजा। इस बार ये सोचकर कि यह तुम्हारी पहली गलती है, शेर राजा इसे जाने देता है, लेकिन अगर तुमने दोबारा गलती की तो मैं इतना उदार नहीं रहूंगा। शार्दुल ने अपना पंजा लहराया, बड़े अहंकार के साथ बोलते हुए, अरे तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? आओ और मेरे बड़े भाई को सलाम करो। आज से मेरा बड़ा भाई तुम सबका बॉस है। क्या तुमने नहीं देखा कि इस बाघ दानव ने पहले ही मेरे बड़े भाई के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको पीटूं? तब तुम मानोगे? कुर्मा ने भावेश, तेजस और अन्य लोगों की ओर देखा जो अभी भी स्तब्ध थे और अहंकार से चिल्लाया। यह सुनकर भावेश, तेजस और अन्य लोग अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या तमाशा हो रहा था? एक सफेद बाघ और एक विशाल कछुआ यहाँ घुस आए। पहले शेरा को पीटा, फिर उसे जबरदस्ती अपना चेला बना लिया और अब वे चाहते थे कि वे सब भी उसे अपना बॉस मान लें। इस पूरी तरह से बेतुकी स्थिति ने भावेश, तेजस और अन्य लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। कुर्मा की धमकी का सामना करते हुए हर कोई दुविधा में था। उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वे सचमुच इस बाघ को अपना बॉस मान लें? अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत शर्मनाक होगा। अगर वानिया गठबंधन के सभी लोग आज इस बेवकूफ बाघ को अपना नेता मान लें तो उनकी इज्जत कहां जाएगी? लेकिन अगर वे इस बाघ को अपना नेता नहीं मानते तो क्या होगा अगर वह विशाल कछुआ सचमुच उन सबको पीटने का फैसला कर ले? कुर्मा की भयानक ताकत के साथ वे सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर सामने वाला कोई दुश्मन होता तो भावेश और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से जरा भी संकोच नहीं करते और अपनी जान की बाजी लगा देते। लेकिन मुख्य समस्या यह थी कि इस बाघ की यहाँ मौजूदगी साफ तौर पर यह बता रही थी कि वह भी तलवार संप्रदाय का ही सदस्य है, जिससे वे मुश्किल में पड़ गए। वे अपने ही इलाके में तलवार संप्रदाय के साथ कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। जैसे ही हर कोई पशुपेश में था, एक स्पष्ट बचकानी आवाज गूंजी, बड़ी सफेद बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस स्पष्ट बचकानी आवाज को सुनकर शार्दुल कांप गया। वह दबंग आभा जो कुछ ही पल पहले इतनी अहंकारी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। नन्ही बॉस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शार्दुल तुरंत मुड़ा और वानिया की ओर दुम हिलाते हुए दौड़ा। उसका चेहरा चापलूसी से भरा था। यह अब मेरे वानिया गठबंधन का इलाका है। इस गठबंधन की नेता होने के नाते क्या मेरा यहाँ होना सामान्य नहीं है? वानिया ने शार्दुल को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लेकिन तुम, बड़ी सफेद बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अपने गठबंधन के इलाके से बाहर निकलकर संप्रदाय प्रमुख की हवेली गई थी ताकि अपनी मां यामिनी से कुछ युद्ध गुण उधार ले सके। अब जब वानिया गठबंधन के सदस्य बढ़ रहे थे, संसाधनों की मांग बढ़ रही थी और उसके पास जमा युद्ध गुण कम पड़ रहे थे, इसलिए उसने अपनी मां से कुछ समय के लिए उधार लेने की योजना बनाई थी। जब उसने यामिनी का पहचान टोकन लिया और उसके कुछ युद्ध गुणों का उपयोग करके खजाना विभाग से आरोहण गोलियों और नागदंत चावल का एक जत्था बदला और वापस लौटी, तो उसने देखा कि शार्दुल एक बड़े कछुए के साथ मिलकर हंगामा कर रहा है। इससे वानिया तुरंत नाराज हो गई। यह बड़ी सफेद बिल्ली बगावत की साजिश कर रही है, यहाँ आकर मुसीबत खड़ी कर रही है। नन्ही गठबंधन प्रमुख, ये बाघ भाई यहाँ आकर हमें भर्ती करना चाहते थे। भावेश ने आगे बढ़कर वानिया को प्रणाम किया और स्थिति समझाने ही वाला था। वह साफ देख सकता था कि यह सफेद बाघ वानिया से बेहद डरता है। अगर वानिया हस्तक्षेप करती तो शायद वह बाघ उन्हें अपना चेला बनाने की जिद छोड़ देता। हालांकि इससे पहले कि भावेश अपनी बात पूरी कर पाता, शार्दुल ने अपने पंजे से उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा। उसकी बात काटते हुए बाघ ने जल्दी से वानिया से कहा, नन्ही बॉस, मैं किसी खास काम के लिए नहीं आया, मैं तो बस अपने नए दोस्तों को जानने आया था। साथ ही उसने भावेश को मानसिक संदेश भेजा, ए लड़के, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, नन्ही बॉस से मेरी चुगली करने की हिम्मत मत करना, वरना मेरे पास 100 तरीके हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि तू तलवार संप्रदाय में नहीं रह पाएगा। अगर वानिया को पता चल जाता कि वह यहाँ उसके चेलों को चुराने आया था तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाता। अफसोस, ये तो गलत हो गया। अगर मुझे पता होता कि ये लोग नन्ही बॉस के चेले हैं तो मुझमें 100 गुना हिम्मत होती, तभी मैं उन्हें भर्ती करने यहाँ नहीं आता। मेरे इलाके में आकर मुसीबत खड़ी करने की जरूरत मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शार्दुल के पंजे के वार से भावेश का दम लगभग निकल गया था और वह तुरंत भयभीत हो गया। ये बेवकूफ बाघ सचमुच एक भयानक शक्तिशाली दानव था, जैसा कि उम्मीद थी। भावेश अब आरोहण लोक के मध्य चरण का योद्धा था और लगभग अंतिम चरण में पहुंचने वाला था। अपनी जबरदस्त युद्ध शक्ति के साथ वह आरोहण लोक के चरम स्तर के विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था, लेकिन इस बाघ के पंजों के नीचे उसके पास विरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। यह तय था कि इस बाघ की युद्ध शक्ति अर्ध दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। जब आप किसी की छत के नीचे हो तो आपको सिर झुकाना ही पड़ता है। शार्दुल की धमकी के तहत भावेश केवल जबरदस्ती मुस्कुरा सकता था और कह सकता था, हाँ हाँ, बाघ भाई सही कह रहे हैं, बाघ भाई यहाँ हमें जानने और दोस्ती करने आए थे। वानिया ने उन पर एक नजर डाली और नाक सिकोड़ी, बड़ी सफेद बिल्ली, मैं चेतावनी दे रही हूँ, यहाँ गड़बड़ मत करना। अगर तुमने मेरे इलाके में आकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह बचपन से ही शार्दुल के साथ बड़ी हुई थी और उसके स्वभाव को किसी और से बेहतर जानती थी। यहाँ तक कि विराट भी शार्दुल के बारे में उतना नहीं जानता था जितना वह जानती थी। आखिरकार विराट उन गंदे कारनामों के बारे में कुछ नहीं जानता था जो शार्दुल तलवार संप्रदाय में करता था, लेकिन वानिया सब जानती थी। बड़ी सफेद बिल्ली को सबसे ज्यादा मजा हर जगह चेले भर्ती करने में आता था। अगर कोई मना करता तो वह उसे तब तक पीटता जब तक वह मान न जाए। वानिया को पूरा शक था कि बड़ी सफेद बिल्ली आज यहाँ सिर्फ चेले भर्ती करने आई है। बिल्कुल नहीं नन्ही बॉस, अगर आप मुझे 100 जिंदगियां भी दें तब भी मैं आपकी जगह पर पंगा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। शार्दुल ने जल्दी से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वानिया ने सख्त चेहरे के साथ कहा, कुर्मा जल्दी यहाँ आओ और हमारी नन्ही बॉस को सलाम करो। शार्दुल ने जल्दी से बड़े कछुए की ओर मुड़कर आवाज लगाई, प्रणाम नन्ही बॉस। ये सुनते ही बड़ा कछुआ अपने छोटे पैरों पर तेजी से वानिया की ओर दौड़ा और बार बार झुककर सलाम करने लगा। शार्दुल के व्यवहार से उसने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि यह छोटी लड़की कोई बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है जिसके सामने इतना आदर और चापलूसी दिखानी पड़ रही है। शार्दुल के पीछे रहते हुए उसने उससे बहुत कुछ सीखा था और हालांकि वह शार्दुल जितना चापलूसी में माहिर नहीं था, फिर भी वह काफी निपुण हो गया था। ए, तुम कौन हो? वानिया ने बड़े कछुए को ऊपर से नीचे तक देखा, उलझन भरे चेहरे से पूछा। उसने पहली बार इस विशाल कछुए को देखा था। बड़ी सफेद बिल्ली को ऐसा अधीनस्थ कब मिला? नन्ही बॉस, ये हमारे बॉस का नया छोटा भाई है। बॉस ने मुझे इसे प्रशिक्षित करने और कारोबार के सभी पहलुओं से परिचित कराने के लिए कहा है। शार्दुल ने जल्दी से समझाया। यह सुनकर वानिया की आंखें घूमी।
उसने शार्दुल और विशाल कछुए को ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में अपना हाथ लहराते हुए कहा, हमारे वान्या गठबंधन को अभी जनशक्ति की सख्त जरूरत है और तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज मैं आधिकारिक तौर पर तुम दोनों को हमारे वान्या गठबंधन का बायां और दायां संरक्षक नियुक्त करती हूँ। आज से तुम दोनों मेरी सेवा करोगे। वान्या के शब्द सुनकर शार्दुल का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, नन्ही बॉस, यह नहीं हो सकता। वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वान्या से ही डरता था। अगर उसे दिन भर वान्या के पीछे घूमना पड़ा तो उसकी अच्छी जिंदगी का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर उसने वान्या के अधीन सेवा की तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। दिखावा न कर पाना शार्दुल के लिए किसी भी चीज से ज्यादा दर्दनाक था। हम तुम नहीं चाहते? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वान्या का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में धमकी का स्वर आ गया। नहीं नन्ही बॉस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बस मुझे अभी भी खेती में मदद करनी है, मैं बच नहीं सकता। शार्दुल ने जल्दी से समझाया, मुझे और बड़े कछुए दोनों को नाग दंत चावल के एक विशाल खेत को संभालना है। आज हमने आखिरकार कुछ काम खत्म किया और आराम करने बाहर आए। हमें बाद में वापस जाकर काम जारी रखना है ना कुर्मा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाघ और मुझे नाग दंत चावल के एक विशाल खेत का प्रबंधन करना है। बड़े कछुए ने जल्दी से जवाब दिया। हम क्या ऐसी बात है? यह सुनकर वान्या ने अपना छोटा हाथ अपनी चिकनी ठोड़ी पर फेरा और गहरे विचार में डूब गई। सफेद बिल्ली और विशाल कछुआ दोनों उसके पिता के छोटे भाई थे। क्योंकि उसके पिता ने उन्हें काम सौंपा था, वह उनसे इसके लिए मुकाबला नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वान्या ने आखिरकार अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे वान्या गठबंधन में सेवा करोगे, लेकिन तुम्हें हर समय यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आकर मेरी सेवा कर सकते हो। ठीक है, जो आप कहें नन्ही बॉस। ये सुनकर कि उसे दिन भर वान्या के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, शार्दुल ने राहत की लंबी सांस ली। उसे अभी भी वह बुरा सपना याद था जब वान्या बच्ची थी और उसे गलियों में घसीटती फिरती थी। हालांकि अब वान्या बड़ी हो गई थी और ऐसी बचकानी हरकतें कम करती थी, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि वह अचानक कोई और शरारत नहीं करेगी। कुछ निर्देश देने के बाद शार्दुल और कुर्मा मुख्य हॉल से जाने लगे। यह देखकर शेरा भी निकलना चाहता था। आखिरकार उसने अब शार्दुल को अपना बॉस मान लिया था। एक अधीनस्थ के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से अपने बॉस की सेवा करनी थी। अरे तुम हमारे पीछे क्या कर रहे हो? शार्दुल ने सिर घुमाया और उसे घूरा। बोलते हुए शार्दुल ने मानसिक रूप से संदेश भेजा, छोटे शेरा, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, मेरी नन्ही बॉस की अच्छी तरह सेवा करना और कोई गड़बड़ मत करना, वरना अगर तूने यहां मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक पंजे से तेरा सिर कुचल दूंगा। जी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा बाघ भाई, शेरा ने मानसिक रूप से सम्मान और डर के साथ जवाब दिया। शेरा को धमकाने के बाद शार्दुल विशाल कछुए के साथ चला गया। शेरा, जैसा कि उम्मीद थी, वान्या के खिलाफ कोई और असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया और किसी से भी ज्यादा आज्ञाकारी बन गया। शेरा को इतना विनम्र देखकर उसके पीछे चलने वाले शक्तिशाली दानव भी स्वाभाविक रूप से और हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर सके। शार्दुल और विशाल कछुए द्वारा मचाए गए हंगामे के कारण दानव कबीला, जो शुरुआत में वान्या के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत रखता था, अब विडंबना यह थी कि उसका सबसे वफादार और समर्पित अनुयायी बन गया था। पाताल दृष्टि का 5वां स्तर यद्यपि सूर्यवीर ने कनिष्क संघ के मामलों को काफी हद तक वान्या को सौंप दिया था, लेकिन वह कभी-कभी स्वर्ग से परे से वापस आकर अपने पुराने भाइयों से मिलता रहता था। आखिरकार उसे थोड़ी चिंता थी कि क्या वान्या इन पुराने भाइयों को संभाल पाएगी। कनिष्क संघ के भीतर काफी उद्दंड व्यक्ति थे जो सूर्यवीर के आगे झुकते थे। जरूरी नहीं कि वे इस छोटी लड़की वान्या के आगे भी झुकें। हालांकि अपनी वापसी पर उसने पाया कि वान्या के शासन में कनिष्क संघ के बड़ी संख्या में उद्दंड सदस्य पूरी तरह से वश में हो चुके थे। यहाँ तक कि शेरा जैसे शक्तिशाली दानव भी वान्या के सामने झुक रहे थे और लगभग पालतू बन गए थे। इस दृश्य को देखकर सूर्यवीर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये छोटी लड़की वान्या सचमुच काफी काबिल थी। उसने शेरा जैसे शक्तिशाली दानवों को भी वश में कर लिया था। यह जानना जरूरी है कि शेरा के जंगल के शक्तिशाली दानव अपने हिंसक और अनियंत्रित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उसने उन्हें वश में करने के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अनपेक्षित रूप से वान्या ने उन्हें उससे भी ज्यादा आज्ञाकारी बना दिया था जितना उसने शुरू में किया था। यह देखकर सूर्यवीर आह भरे बिना नहीं रह सका। विराट की बेटी वास्तव में असाधारण थी। इतनी कम उम्र में उसने एक रानी जैसा व्यवहार प्रदर्शित किया। उसका भविष्य असीमित था। ऐसा लग रहा था कि कनिष्क संघ उसे सौंपना बिल्कुल सही फैसला था। हालांकि सूर्यवीर यह नहीं जानता था कि शेरा और अन्य दानव कबीले के शक्तिशाली लोग वान्या के प्रति इतने विनम्र उसकी प्रभावशाली क्षमताओं के कारण नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से इसलिए थे क्योंकि शार्दुल और कुर्मा ने शेरा के जंगल को आतंकित कर दिया था। उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से विशाल कछुए को अपनी ताकत दिखाते हुए और शेरा को एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटते हुए देखा था। और शार्दुल व कुर्मा को वान्या के प्रति इतना सम्मानजनक और विनम्र देखकर वे वान्या के आदेश के तहत मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? न केवल उन्होंने दोबारा मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वे वान्या के सबसे वफादार समर्थक भी बन गए। कनिष्क संघ के कुछ योद्धा जो बाद में आए थे और वान्या के नेतृत्व पर आपत्ति जताते थे, वे सब शेरा के नेतृत्व वाले दानव कबीले के शक्तिशाली लोगों द्वारा पूरी तरह से हरा दिए गए थे। यद्यपि शेरा विशाल कछुए के सामने पूरी तरह से असहाय लग रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था। इसके विपरीत कनिष्क संघ के कई विशेषज्ञों के बीच भी शेरा को एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ माना जाता था। विशाल कछुए के खिलाफ उसका खराब प्रदर्शन इसलिए नहीं था क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि कछुआ बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार कुर्मा एक बार असली दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जैसे एल्डर योगिता के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ चुका था और उसने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया था। अंततः 3 शक्तिशाली हस्तियों योगिता, शार्दुल और नीलिमा के संयुक्त हमले के तहत ही उसने हार मानी थी। शेरा जैसे दानव कबीले के शक्तिशाली लोगों के कट्टर समर्थन के साथ वान्या का नेतृत्व अप्रत्याशित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा। चतुर और समझदार वान्या स्वाभाविक रूप से मुख्य बात समझती थी। शेरा और अन्य दानव कबीले के शक्तिशाली लोग इतने आज्ञाकारी और विनम्र पूरी तरह से सफेद बिल्ली और विशाल कछुए के दौरे के कारण थे। इसलिए वान्या कभी कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए शार्दुल और कुर्मा को बुला लेती थी। जब भी शार्दुल और कुर्मा आते, शेरा और अन्य दानव कबीले के शक्तिशाली लोग चुप हो जाते और आज्ञाकारी व्यवहार करते। अगर कनिष्क संघ का कोई शक्तिशाली सदस्य आता जिसे शेरा भी नहीं संभाल पाता, तो वान्या ज्यादा बात नहीं करती थी। वह बस शार्दुल और कुर्मा को ले आती और पहले उनकी अच्छी धुलाई करवाती। यह कहना पड़ेगा कि वान्या का तरीका भले ही सरल और क्रूर था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। दिव्य विकास लोक से नीचे के मार्शल कलाकारों में बहुत कम ऐसे हैं जो कुर्मा को हरा सकें। स्वाभाविक रूप से विराट को अच्छी तरह पता था कि कनिष्क संघ के भीतर क्या हो रहा है। सच तो यह है कि विराट अपनी बेटी की हरकतों से काफी परेशान था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसे संभालना मुश्किल होता गया। हालांकि कनिष्क संघ की स्थापना उसके पिता ने की थी, इसलिए वह ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उसके पिता भी कमाल के थे। अगर वह कनिष्क संघ का प्रबंधन नहीं करना चाहते थे, तो वे इसे सीधे तलवार संप्रदाय में मिला सकते थे। उन्हें इसे वान्या के गठबंधन के साथ मिलाकर यह वान्या गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? क्या यह हास्यास्पद नहीं था? और वान्या अपने दादा के समर्थन पर निर्भर होकर लगातार लापरवाह और कानून विरोधी होती जा रही थी। विराट इन सब बातों से असहाय और परेशान दोनों था। दुर्भाग्य से यह उसके पिता ही थे जिन्होंने यह सारी मुसीबत खड़ी की थी। इसलिए भले ही विराट के मन में काफी नाराजगी थी, वह इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आह, जो भी हो, जो होना है होने दो। विराट ने अपना माथा रगड़ा, सिर दर्द के साथ आह भरी। उसने इन मामलों को नजरअंदाज कर दिया और अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर अपनी एकांत साधना जारी रखी। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। इस दिन विराट ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनसे 2 अतुलनीय गहरी सुनहरी किरणें निकली। जहां जहां वह सुनहरी रोशनी गुजरी, चीजें मानो बिखर सी गईं। इन 2 किरणों के नीचे कुछ भी छिप नहीं सका, यहां तक कि स्थान का भी सार दिखाई देने लगा। ये 2 सुनहरी किरणें 1 अरब मील तक गईं और फिर धीरे धीरे गायब हो गईं। सुनहरी रोशनी के लुप्त होने के बाद विराट की साफ झील जैसी आंखें एक अथाह ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश की तरह थीं, जिनमें अनगिनत गहरे दांव के अर्थ टिमटिमाते और मरते हुए दिख रहे थे। इन अथाह आंखों के नीचे दुनिया की हर चीज के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसका सार पूरी तरह से उजागर हो गया था। इस तरह की आश्चर्यजनक घटना ने दूर खेती कर रहे शार्दुल और कुर्मा को चौंका दिया।
कुर्मा इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर संदेह और अनिश्चितता से भर गया। यह आदमी कौन सी गुप्त तकनीक साध रहा था? यह तो काफी असाधारण लग रही थी। विराट की आंखों में यह अजीब घटना पूरे एक दिन तक चली, फिर धीरे धीरे गायब हो गई और सब सामान्य हो गया। विराट ने एक लंबी सांस छोड़ी और खड़ा हो गया। लंबी और कठिन साधना के बाद उसकी दिव्य दृष्टि ने आखिरकार 5वें स्तर को पार कर लिया था। दिव्य दृष्टि लगभग सबसे कठिन गुप्त तकनीक थी जिसे उसने कभी साधा था। यहाँ तक कि बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक और सत्य योद्धा दिव्य शरीर भी दिव्य दृष्टि की तुलना में साधना के लिए बहुत कम कठिन थे। हालांकि एक बार जब दिव्य दृष्टि एक स्तर तोड़ लेती तो उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। अब 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद विराट जब पाताल दृष्टि को सक्रिय करता तो वह 1 अरब मील के भीतर सब कुछ देख सकता था। कोई भी बाधा उसकी दृष्टि को रोक नहीं सकती थी। युद्ध भूमि लोक, बैंगनी पर्वत क्षेत्र, इसके अलावा एक बार जब विराट ने अपनी पाताल दृष्टि के 5वें स्तर को सक्रिय किया तो उसने पाया कि उसके दृश्य क्षेत्र में सब कुछ 10 गुना धीमा हो गया था। लड़ाई में पाताल दृष्टि के 5वें स्तर का यह कार्य उसकी बहुत मदद करेगा। आखिरकार दुश्मन की हरकतें उसकी आंखों में 10 गुना धीमी होने के साथ उसके प्रतिद्वंद्वी की सभी चालें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। कोई रहस्य नहीं बचेगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों में बदलाव को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह हमला या बचाव कर सकता था, जिससे उसे एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता। जबकि पाताल दृष्टि का 5वां स्तर उसकी युद्ध शक्ति को सीधे नहीं बढ़ाता था, लेकिन लड़ाई में इसके लाभ शक्ति में किसी भी सीधी वृद्धि से कहीं अधिक थे। विराट ने अपनी पाताल दृष्टि के 5वें स्तर को सक्रिय किया और नागदंत चावल के खेत की ओर देखा। उसके अवलोकन के तहत एक भी नागदंत चावल का दाना अनगिनत बार बड़ा हो गया, जिससे वह उसकी सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट रूप से देख सका। फिर विराट ने शार्दूल और कुर्मा की ओर देखा। पाताल दृष्टि के 5वें स्तर के अवलोकन के तहत उनके रक्त और ऊर्जा का संचार और यहाँ तक कि उनके रक्तवंश के कुछ गहरे मंत्र सब कुछ नंगा हो गया था। ये देखकर विराट आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पाताल दृष्टि के 5वें स्तर को तोड़ने से उसे इतने सारे आश्चर्य मिलेंगे। वह एक योद्धा के रक्त और ऊर्जा के संचार, उनके रक्तवंश के रहस्यों और उनके सच्चे सार के मार्गों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस तरह क्या वह किसी भी साधना तकनीक को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा जिसका कोई अभ्यास करता है? पाताल दृष्टि के 5वें स्तर के अवलोकन के साथ क्या उसके लिए दूसरों की साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट्स को चुराना अविश्वसनीय रूप से आसान नहीं होगा? विराट की नजरों के नीचे कुर्मा को लगा जैसे उसके सारे रहस्य देख लिए गए हैं, जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। यहाँ तक कि उसके रक्तवंश के रहस्य भी विराट द्वारा पूरी तरह से उजागर होते दिख रहे थे। इस एहसास ने विशाल कछुए को बेहद अजीब महसूस कराया। बॉस, आपने कौन सी गुप्त तकनीक इस्तेमाल की? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे आर पार देख सकते हैं? शार्दूल दौड़ता हुआ आया, बहुत उत्सुक दिख रहा था। कुछ नहीं, मैंने बस पाताल दृष्टि के 5वें स्तर को तोड़ लिया है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। पाताल दृष्टि? विराट के शब्द सुनकर कुर्मा हैरान रह गया। विराट की ओर देखते हुए वह आश्चर्य से चिल्लाया, जिस पाताल दृष्टि की आप बात कर रहे हैं, क्या वह 10 महान प्राचीन गुप्त तकनीकों में से एक है? बिल्कुल सही, यह वास्तव में 10 महान प्राचीन गुप्त तकनीकों में से एक है, पाताल दृष्टि। विराट ने सिर हिलाया, कुर्मा की ओर एक नजर डालते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्ञानी होगे। 10 महान प्राचीन गुप्त तकनीकों के बारे में भी जानते हो। बेशक, मैं आखिरकार प्राचीन दिव्य जानवर वरुण का वंशज हूँ। इसके अलावा मैं एक महान जगह से आता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक स्थानिक अशांति में फंस गया, जिसकी वजह से मैं देवदार झरना गुप्त क्षेत्र जैसी मनहूस जगह पर आ गिरा। कुर्मा ने गर्व से कहा। तो तुम असल में कहां से हो? विराट ने उत्सुकता से पूछा। युद्ध भूमि लोक, बैंगनी पर्वत क्षेत्र, कुर्मा ने गर्व से कहा। यह सभी लोगों में एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह सुनकर विराट काफी देर तक अवाक रहा। खैर, यह एक और जगह है जिसे वह नहीं जानता। सटीक रूप से कहें तो अपने शक्ति सिंधु महाद्वीप के छोटे से कोने के अलावा वह इसके बाहर की किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। यहाँ तक कि सख्ती से कहा जाए तो वह अपने शक्ति सिंधु महाद्वीप के छोटे से कोने के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता। वर्तमान में मध्य महाद्वीप में वह केवल युमेश राजवंश, अराजक रसातल और फतेहपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में गया है। जिन जगहों पर वह गया है वे पूरे मध्य महाद्वीप के क्षेत्र का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की तो बात ही छोड़ दें। जब कुर्मा अपनी मातृभूमि के बारे में बोला तो शुरू में वह गर्व और उम्मीद से भरा था, यह उम्मीद करते हुए कि विराट उसकी उत्पत्ति के कारण उसे अधिक सम्मान के साथ देखेगा और उसके साथ बेहतर व्यवहार करेगा। लेकिन जब वह बोला, उसने देखा कि विराट पूरी तरह से स्थिर रहा, एक शांत कुएं की तरह। यह देखकर कुर्मा निराश हुए बिना नहीं रह सका। यह सच है, यह आदमी एक शक्तिशाली हस्ती है जिसके पास अनंत परम मीनार जैसा सर्वोच्च खजाना है और वह इतने सारे अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधन भी प्राप्त कर सकता है। शायद उसकी नजरों में युद्ध भूमि लोक और बैंगनी पर्वत क्षेत्र कुछ भी नहीं है। कुर्मा हालांकि यह नहीं जानता था कि विराट का शांत और स्थिर व्यवहार इसलिए नहीं था क्योंकि उसने युद्ध भूमि लोक और बैंगनी पर्वत क्षेत्र की उपेक्षा की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बस यह नहीं जानता था कि वे क्या थे। तथ्य यह है कि वह इन जगहों के बारे में जानता भी नहीं था। इसने विराट को चौंका दिया और प्रभावित किया। पाताल दृष्टि के 5वें स्तर को तोड़ने के बाद विराट प्राचीन महाद्वीप में लौट आया और झरने में अपने सत्य योद्धा दिव्य शरीर को साधना जारी रखा। उसे लगा कि हाल ही में उसके सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना की गति काफी तेज रही है, जिसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। सत्य योद्धा दिव्य शरीर की साधना में किसी बाधा तक पहुंचने से पहले उसे इस पर अधिक समय देना चाहिए। यदि वह सत्य योद्धा दिव्य शरीर के 9वें स्तर को तोड़ सकता है तो उसके जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। शून्य समाधि महाद्वीप, स्वर्गीय स्तर पर सील किए गए रसातल के ऊपर गिरीश उत्साह से उड़ते हुए आया। गिरीश, इतने खुश? क्या फिर कोई अच्छी खबर है? हरे वस्त्र वाले बुजुर्ग एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा। एल्डर लक्ष्मण, आपकी पारखी नजर गजब है। इस बार वास्तव में एक अच्छी खबर है, गिरीश ने खुशी से कहा। जलेबी बनाना बंद करो, क्या अच्छी खबर है? जल्दी बताओ। हरे वस्त्र वाले बुजुर्ग ने उसे घूरा चिढ़ते हुए कहा। इस बार भाई विराट के प्रयासों की बदौलत उनके संप्रदाय ने चर्चा के बाद हमें 1 अरब किलो नागदंत चावल बेचने का फैसला किया है। गिरीश ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। क्या 1 अरब किलो नागदंत चावल? गिरीश के शब्द सुनकर सफेद भौहों वाले एल्डर पवन और चांदी के बालों वाले एल्डर शेखर उत्साह से चिल्ला उठे। बिल्कुल सही, यह वास्तव में 1 अरब किलो नागदंत चावल है, गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते हुए उसने स्थानिक जादुई खजाना निकाला और उसे सफेद भौहों वाले एल्डर पवन को सौंप दिया। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने स्थानिक जादुई खजाना स्वीकार किया। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से इसे स्कैन किया और अंदर नागदंत चावल के पहाड़ को देखकर वह उत्साह से हंसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह वास्तव में 1 अरब किलो नागदंत चावल है। ओल्ड शेखर, ओल्ड लक्ष्मण, इस बार हम कम से कम अपना पेट भर सकते हैं। क्योंकि गिरीश को पहले बहुत कम नागदंत चावल मिले थे, भले ही वे तीनों वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप पर 3 सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली हस्तियां थे, उन्होंने अपने लिए बहुत अधिक रखने की हिम्मत नहीं की ताकि ऐसा न हो कि चावल कम पड़ जाएं और अधिक योद्धा भूख से मर जाएं। लेकिन अब 1 अरब किलो नागदंत चावल के साथ वे अपने लिए अधिक रख सकते थे। गिरीश, तुमने इस बार सचमुच महान योगदान दिया है। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ गिरीश के कंधे को थपथपाया। बिल्कुल नहीं एल्डर पवन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह सब तो गिरीश का कर्तव्य था, गिरीश ने विनम्रता से जवाब दिया। एल्डर पवन, आप इन 1 अरब किलो नागदंत चावल को कैसे बांटने की योजना बना रहे हैं? हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सफेद भौहों वाले एल्डर पवन को देखते हुए। हम कैसे बांटें? सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, सबसे पहले हम निश्चित रूप से अपने महान योगदानकर्ता गिरीश के साथ गलत नहीं कर सकते। तुम गिरीश 1 अरब किलो में से 10 लाख किलो नागदंत चावल ले लो। एल्डर पवन, नहीं, मुझ में गिरीश में ऐसी क्या योग्यता है कि मैं इतना नागदंत चावल लेने की हिम्मत कर सकूं? गिरीश ने जल्दी से मना कर दिया। अरे गिरीश, मना मत करो, ये 10 लाख किलो नागदंत चावल वह है जिसके तुम हकदार हो।
हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण ने उससे कहा, अब जब हमारे पास 1 अरब किलो नागदंत चावल हैं, तो हमारा शून्य समाधि महाद्वीप फिलहाल भूख से नहीं मरेगा। योग्यता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और गलती को दंडित किया जाना चाहिए। तुमने हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए इतना महान योगदान दिया है और तुम इस तरह के इनाम के पात्र हो। गिरीश, जब मैं कह रहा हूं तो बस स्वीकार कर लो। यह सब बकवास क्यों? चांदी के बालों वाले एल्डर शेखर ने उस पर एक नजर डाली और कुछ चिढ़ते हुए कहा, सही बात है गिरीश, जो तुम्हारा है उसे मना मत करो। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने भी दयालु चेहरे के साथ कहा, ठीक है, क्योंकि तीनों एल्डर्स ने ऐसा कहा है तो गिरीश सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगा। यह सुनकर गिरीश के पास सहमत होने और 10 लाख किलो नागदंत चावल स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब हमारे पास 1 अरब किलो नागदंत चावल है, तो हम तीनों को पहले की तरह कंजूस होने की जरूरत नहीं है। चलो हम में से प्रत्येक 3-3 लाख किलो रख ले। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने गिरीश को 10 लाख किलो नागदंत चावल दिए। फिर एल्डर लक्ष्मण और एल्डर शेखर को देखा और कहा, एल्डर पवन, अपने लिए केवल 3 लाख किलो रखना क्या थोड़ा कम नहीं है? गिरीश यह पूछे बिना नहीं रह सका। तीनों एल्डर्स पर स्वर्गीय स्तर की सील की रक्षा करने की भारी जिम्मेदारी है। आपकी सुरक्षा हमारे पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। क्या आपको अपने लिए अधिक नहीं रखना चाहिए? तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम 3 बूढ़े अभी भी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। 3 लाख किलो नागदंत चावल हमारे लिए हमारे सच्चे सार को थोड़ा बहाल करने के लिए पर्याप्त है। चलो बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें, उन्हें इस नागदंत चावल की हम 3 बूढ़ों से ज्यादा जरूरत है। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर पवन सही कह रहे हैं। हम तीनों के लिए हमारे सच्चे सार को पूरी तरह से उसकी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए कुछ लाख किलो नागदंत चावल पर्याप्त नहीं होंगे। हमारे लिए कुछ लाख किलो ज्यादा या कुछ लाख किलो कम से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर पवन, आपको खुद को अपनी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए कितने नागदंत चावल की आवश्यकता है? गिरीश उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में एल्डर पवन को अपनी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए कम से कम 1 अरब किलो नागदंत चावल की आवश्यकता होगी। यहां तक कि अगर तुमने उन्हें यह सब खिला दिया तो भी यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। मुझे ही ले लो, मैं केवल अर्ध पारलौकिक क्षेत्र में हूं, सबसे कमजोर, लेकिन अपने सच्चे सार को पूरी तरह से अपनी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए मुझे कम से कम 10 करोड़ किलो नागदंत चावल की आवश्यकता होगी। हरे वस्त्र वाले एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। गिरीश आश्चर्य से हांफने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अनुमान लगाया था कि तीनों एल्डर्स को खुद को अपनी चरम स्थिति में बहाल करने के लिए काफी मात्रा में नागदंत चावल की आवश्यकता होगी, लेकिन यह तथ्य कि यह 10 करोड़ किलो से अधिक तक पहुंच जाएगा उसकी उम्मीदों से परे था। यदि तुम चाहते हो कि हम तीनों अपनी चरम स्थिति में लौट आएं, तो उस भाई विराट के साथ व्यापार अच्छी तरह से करो। यदि वह हमें साल में 10 अरब किलो नागदंत चावल बेच सकता है, तो शायद अगली बार हम इतनी सारी चिंताओं को पूरी तरह से छोड़ सकें। चांदी के बालों वाले एल्डर शेखर ने गिरीश को देखा और कहा, जी एल्डर शेखर, गिरीश अपनी पूरी कोशिश करेगा। गिरीश ने झुककर जवाब दिया, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले को धीरे धीरे संभालने की जरूरत है। शेखर, गिरीश पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, वरना अगर तुम उस भाई विराट पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हो और वह इस सौदे को बर्बाद कर देता है, तो हमारा शून्य समाधि महाद्वीप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सफेद भौहों वाले एल्डर पवन ने अपना हाथ लहराया और कहा, जी एल्डर पवन सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही उतावला हो गया था। एल्डर शेखर ने भी झुककर अपनी गलती स्वीकार की। गिरीश, तुम्हें उस भाई विराट के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके जो भी अनुरोध हो, हम शून्य समाधि महाद्वीप को उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की उम्मीदें पूरी तरह से उस भाई विराट पर टिकी हैं। एल्डर पवन ने गिरीश के कंधे को फिर से थपथपाया, ईमानदारी से बोलते हुए, जी एल्डर पवन, गिरीश निश्चित रूप से एल्डर पवन की शिक्षाओं को याद रखेगा। गिरीश ने फिर से सम्मानपूर्वक झुका। हम, बहुत अच्छा। एल्डर पवन ने यह सुनकर संतोष से सिर हिलाया। वैसे एल्डर पवन, अब जब हमारे पास यह 1 अरब किलो नागदंत चावल है, तो क्या हमें पहले कुछ एकलव्य स्तर की सील वाले हड्डी दानवों से नहीं निपटना चाहिए? गिरीश को अचानक कुछ याद आया और उसने एल्डर पवन को देखते हुए कहा, यदि हम एकलव्य स्तर की सील वाले हड्डी दानवों से निपटते हैं, तो हम न केवल उन उच्च स्तर की सील की रक्षा के लिए अधिक जनशक्ति मुक्त कर सकते हैं, बल्कि हम उन जादुई कलाकृतियों को भी नीचे ले सकते हैं जिन्होंने एकलव्य स्तर की सील स्थापित की थी। क्या अब एकलव्य स्तर की सील से निपटना थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? एल्डर पवन ने यह सुनकर संकोच किया। एकलव्य स्तर की सील द्वारा सील किए गए हड्डी दानव, हालांकि वे केवल कुछ महान क्षेत्र में हैं। हड्डी दानव तो हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है। एक बार रिहा होने के बाद वे युद्ध संरचनाएं बनाएंगे जिससे उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। एल्डर पवन, शायद आप यह नहीं जानते, लेकिन वर्तमान एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की सील वाले हड्डी दानव केवल मूल हड्डी दानवों के वंशज हैं, जो मूल सील सेना के कुलीन सैनिकों से कहीं हीन है। हालांकि वे कुछ युद्ध संरचनाओं को समझते हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति मूल हड्डी दानव सेना से कहीं हीन है। अधिक से अधिक वे एक सामान्य भीड़ से थोड़े ही मजबूत हैं और उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। गिरीश ने जल्दी से समझाया। फिर उसने एल्डर पवन को बताया कि कैसे उसने सम्राट स्तर की 13वीं सील को निपटाया था। ओह सही, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। अब जब हमने पहली बार इन हड्डी दानवों को सील किया था, तब से 10 लाख साल बीत चुके हैं। दिव्य विकास लोक से नीचे के हड्डी दानवों का मूल जथा बहुत पहले ही अपनी उम्र पूरी कर चुका है और मर चुका है। अब जो बचा है वह केवल उनके वंशज हैं। गिरीश की व्याख्या सुनने के बाद एल्डर पवन मदद नहीं कर सके, लेकिन अपना माथा पीट लिया। हड्डी दानव कबीले की कुलीन सेना सामान्य हड्डी दानवों की तुलना में निपटने के लिए कहीं अधिक कठिन है। एक बार जब युद्ध कठोर कुलीन सेना एक युद्ध संरचना बनाती है, तो एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी इसमें फंसकर मारा जाएगा। हालांकि हड्डी दानव सेना के वंशजों ने कभी भी युद्ध का अनुभव नहीं किया है और उनकी युद्ध शक्ति मूल हड्डी दानव सेना से कहीं हीन है। एक भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकती। अब जब उनके पास 1 अरब किलो नागदंत चावल है, तो यह कुछ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को उनकी चरम सीमा तक पूरी तरह से बहाल करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें केवल कुछ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भेजना होगा ताकि वे एकलव्य स्तर की सील में फंसे हड्डी दानवों को एक एक करके खत्म कर सकें। यह मामला तुम्हारे और गंगा द्वारा संभाला जाएगा। हालांकि तुम्हें केवल सम्राट स्तर की 13वीं सील को हल करने का अपना अनुभव गंगा को देने की आवश्यकता है। जहां तक हड्डी दानव कबीले की एकलव्य स्तर की सील को हल करने की बारीकियों की बात है, तुम्हें इसमें बहुत अधिक शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अभी उस भाई विराट के साथ व्यापार को संभालना है। आखिरकार नागदंत चावल की निरंतर आपूर्ति होना हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एल्डर पवन ने कहा। जी एल्डर पवन, गिरीश ने झुककर उत्तर दिया। अगला, एल्डर पवन ने गंगा को बुलाने के लिए एक संचार टोकन का उपयोग किया। गंगा के आने के बाद गिरीश और गंगा एक साथ चले गए और एक एकलव्य स्तर की सील की ओर बढ़े। एकलव्य स्तर की सील पर पहुंचने पर गिरीश ने गंगा को वह तरीका दिखाना शुरू किया जिसका उपयोग उसने सम्राट स्तर की 13वीं सील को हल करने के लिए किया था। उसने पहले सीलिंग व्यूह के पत्थर के खंभों में से एक से जादुई कलाकृति को हटा दिया। इस प्रकार सीलिंग व्यूह की अखंडता को नष्ट कर दिया। सील के नीचे हड्डी दानवों ने सीलिंग व्यूह में उल्लंघन को महसूस करते हुए तुरंत एक कोने पर उन्मत्त हमला किया। व्यूह में एक खाई को विस्फोट कर दिया। फिर गिरीश ने उस खाई की रक्षा की, हड्डी दानवों के बाहर निकलने और अपनी कयामत से मिलने का इंतजार किया। एक के बाद एक हड्डी दानव आगे बढ़े और पास में तैनात गिरीश ने उल्लेखनीय आसानी से उनसे निपटा। जैसे जैसे अधिक से अधिक हड्डी दानव समाप्त होते गए, सील के नीचे शेष लोग भयभीत हो गए और अपना हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इस पल गिरीश अपनी लंबी तलवार लिए हुए सील के नीचे घुस गया। एक खून की होली खेल दी। केवल जब उसकी सच्ची ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई, तब गिरीश खाई से बाहर निकला, कुछ नागदंत चावल निकाले और अपनी सच्ची ऊर्जा को बहाल करना शुरू कर दिया। एक बार जब उसकी सच्ची ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर बहाल हो गई, तो वह एक बार फिर तलवार हाथ में लिए सील के नीचे घुस गया। कई ऐसे हमलों के बाद उसने एकलव्य स्तर की सील के नीचे हड्डी दानवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। गिरीश, तुम सचमुच अद्भुत हो, तुमने यह तरीका भी निकाल लिया। यह दृश्य देखकर गंगा की आंखें चमक उठी। गिरीश के प्रति उसकी नजर प्रशंसा से भरी थी। बिल्कुल नहीं, साथी दांव वाली गंगा, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये कुछ भी नहीं है।
गिरीश ने विनम्रता से कहा। हालांकि भले ही वह बाहर से उदासीनता का ढोंग कर रहा था, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश था। गंगा उनके शून्य समाधि महाद्वीप में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी और ऐसी आश्चर्यजनक महिला द्वारा प्रशंसा किए जाने पर कोई भी रोमांचित होगा। लेकिन वास्तव में सील के नीचे हड्डी दानव कबीले से निपटने का गिरीश का तरीका कुछ ऐसा था जिसे उसने मजबूरी में ठोकर खाई थी, न कि कुछ ऐसा जिसे उसने खुद तैयार किया था। बेशक गिरीश यह कभी प्रकट नहीं करेगा। यदि उसने विवरण समझाया तो वह इतना शानदार और बुद्धिमान कैसे दिखाई देगा, और फिर गंगा अभी भी उसकी प्रशंसा और सम्मान कैसे करेगी। सील के नीचे हड्डी दानवों से निपटने के बाद गिरीश ने पूरे सीलिंग व्यू को खत्म कर दिया और इसे स्थापित करने के लिए उपयोग किए गए 3600 जादुई खजानों को अपनी जेब में रख लिया। हालांकि अंत में गिरीश ने अभी भी मूल सील के ऊपर एक साधारण सीलिंग व्यू स्थापित किया ताकि इसके नीचे हड्डी दानव ऊर्जा को फंसाया जा सके। यदि यह हड्डी दानव ऊर्जा बाहर लीक हुई तो यह केवल शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को और प्रदूषित करेगी, इसलिए इसे सील करना आवश्यक था। ठीक है साथी दांववादी गंगा, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है और मुझे अब जाना चाहिए। यह सब पूरा करने के बाद गिरीश ने गंगा को विदाई दी। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अब विराट के साथ नागदंत चावल के लेन देन को पूरा करना था। उसे जल्द से जल्द सम्राट स्तर की 13वीं सील पर पहुंचने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जब विराट उसे ढूंढे तो वह गायब न मिले। अच्छा गिरीश, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा ने गिरीश को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़े। साथी दांववादी गंगा, आप बहुत दयालु हैं, ये चीजें मुझे करनी चाहिए, गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। अलविदा कहने के बाद गिरीश रुका नहीं और चला गया। गिरीश के जाने के बाद गंगा ने भी एकलव्य स्तर की सील छोड़ दी और नागदंत चावल बांटना जारी रखा। जहां तक एकलव्य स्तर की सील के नीचे हड्डी दानवों से निपटने की बात है, गंगा ने विशेष रूप से इसे नहीं संभाला। इसके बजाय नागदंत चावल बांटते समय एकलव्य स्तर की सील के पास से गुजरते हुए उसने उनसे अनौपचारिक रूप से निपटा। इस वर्ष उसके लिए एल्डर पवन का कोटा कार्य पूरा करने के लिए केवल 10 एकलव्य स्तर की सील वाले हड्डी दानवों का था, क्योंकि एक एकलव्य स्तर की सील के नीचे एक हड्डी दानव से निपटने के लिए भी काफी मात्रा में नागदंत चावल की आवश्यकता होती है। एक ही बार में बहुत से निपटने से अनिवार्य रूप से अन्य मार्शल कलाकारों को बांटे जाने वाले नागदंत चावल की मात्रा कम हो जाएगी। गंगा के प्रयोगों के अनुसार एक एकलव्य स्तर की सील के नीचे एक हड्डी दानव से निपटने के लिए लगभग 1 लाख किलो नागदंत चावल की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में 10 एकलव्य स्तर की सील वाले हड्डी दानवों से निपटने के लिए 10 लाख किलो नागदंत चावल की आवश्यकता होगी। 10 लाख किलो नागदंत चावल यह काफी है। यदि शून्य समाधि महाद्वीप हर साल 1 अरब किलो नागदंत चावल प्राप्त कर सकता है तो देर सवेर वे सभी सील के नीचे हड्डी दानव कबीले को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम होंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन गंगा फिर से 7वीं देव स्तर सील पर पहुंची। गंगा, तुम आखिरकार आ गई। क्या तुम इस बार फिर हमें नागदंत चावल देने आई हो? गंगा को देखते ही भारी भरकम आदमी शिव ने तुरंत बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। एल्डर सावित्री, योगेश, यमुना और सुधा ने भी गंगा को घेर लिया। गंगा, तुम यात्रा से थक गई होगी, मेरे यहाँ आकर बैठो, योगेश ने उत्साह से कहा। तुम्हारे कुत्ते के घर में क्या खास है? गंगा, मेरे घर आओ और थोड़ा आराम करो। यमुना ने योगेश को घूरा, फिर गंगा की ओर मुड़ी और गर्मजोशी से कहा, मैं आप सभी के आतिथ्य की सराहना करती हूँ। हालांकि मुझे महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेना है, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार मेरे पास आप सभी के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। क्या अच्छी खबर? शिव ने जल्दी से पूछा। इस बार हमारे शून्य समाधि महाद्वीप ने 1 अरब किलो नागदंत चावल प्राप्त किए हैं, इसलिए इस बार आपको जो नागदंत चावल मिलेगा वह पिछली बार की तुलना में 10 गुना अधिक होगा और प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 किलो मिलेगा। गंगा ने कहा, सच में? यह अद्भुत है, अद्भुत। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में आखिरकार उम्मीद की किरण जागी है। गंगा के शब्द सुनकर हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया। उनके चेहरे लाल हो गए और उनकी खुशी छलक रही थी। यह दृश्य देखकर गंगा भी खुश थी। पहले के निराशाजनक दिनों की तुलना में अब हर किसी का दिल नई उम्मीद से भरा था। वे उम्मीद करते थे कि गिरीश और उस भाई विराट का व्यापार जारी रह सके ताकि शून्य समाधि महाद्वीप के लोगों का जीवन और भी बेहतर हो सके। गंगा रुकी नहीं, उसने नागदंत चावल निकाले और सभी को बांट दिए। एल्डर सावित्री, योगेश, यमुना, सुधा और शिव में से प्रत्येक को 10,000 किलो नागदंत चावल देने के बाद गंगा ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी ही विदा ले ली। हा 10,000 किलो नागदंत चावल, इस बार मैं आखिरकार अपना पेट भर सकता हूँ। शिव ने कई हाथ लंबे नागदंत चावल के दाने निकाले और उन्हें जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। 10,000 किलो नागदंत चावल उसके जैसे मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए उसके सच्चे सार का 10वां हिस्सा बहाल करने के लिए पर्याप्त था। एल्डर सावित्री, योगेश, यमुना और सुधा हालांकि शिव की तरह असभ्य नहीं थे। उन्होंने भी अपना नागदंत चावल निकाला और खाना शुरू कर दिया। हालांकि गंगा ने पिछली बार उनमें से प्रत्येक को 1,000 किलो नागदंत चावल दिए थे, लेकिन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए जो अनगिनत वर्षों से भूखे थे 1,000 किलो बस उनके दांतों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने केवल उनकी भूख को थोड़ा विलंबित किया और उन्हें भूख से मरने से रोका। अब पूरे 10,000 किलो नागदंत चावल के साथ वे एक छोटी दावत कर सकते थे। यमुना, सुधा और शिव जैसे मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए 10,000 किलो नागदंत चावल उनके सच्चे सार का 10वां हिस्सा बहाल कर सकते थे। हालांकि एल्डर सावित्री और योगेश के लिए 10,000 किलो नागदंत चावल अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर थे। एक अंतिम चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में योगेश को अपनी चरम स्थिति में पूरी तरह से ठीक होने के लिए कम से कम 10 लाख किलो नागदंत चावल की आवश्यकता होगी। जहां तक एल्डर सावित्री जैसे चरम दिव्य विकास लोक के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ की बात है तो 1 करोड़ किलो नागदंत चावल भी उनके सच्चे सार को पूरी तरह से बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन 10,000 किलो नागदंत चावल उनकी भूख को कम कर सकते थे और उन्हें बहुत असहनीय भूख महसूस करने से रोक सकते थे। दक्षिणी महाद्वीप हथियार निर्माण कार्यशाला। आचार्य केशव हथियार निर्माण कार्यशाला के हथियार रिफाइनरों की टीम का नेतृत्व करते हुए दिन रात काम करने के बाद आखिरकार एक बार फिर 1 लाख लोगों का समर्थन करने में सक्षम 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच पर विजय प्राप्त की। 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच इकाई विकसित करने के बाद आचार्य केशव ने तुरंत इसे परीक्षण के लिए जनरल रिया की सेना को सौंप दिया। कई परीक्षणों के बाद यह खोजा गया कि यह 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच इकाई एक अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच इकाई को इतनी भयानक युद्ध शक्ति को उजागर करते हुए देखकर आचार्य केशव आखिरकार संतोष के साथ मुस्कुराए। आचार्य केशव, आपकी हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला वास्तव में हमारी सेना के लिए एक महान योगदान करता है। जनरल रिया 10,000 फीट ऊंची और अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करती 1 लाख मजबूत युद्ध संरचना कवच इकाई को देखते हुए तुरंत आचार्य केशव के सामने गहराई से झुकी और अपनी ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त की। आचार्य केशव की हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला द्वारा तैयार की गई युद्ध संरचना कवच इकाइयों ने उनकी सेना की युद्ध शक्ति को 10 गुना से अधिक बढ़ा दिया था। युद्ध संरचना कवच इकाइयों के संवर्धन के साथ सैनिकों की समान संख्या और उनके बिना वालों के बीच युद्ध शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसके अलावा ये युद्ध संरचना कवच सैनिक न केवल हमले में शक्तिशाली है बल्कि रक्षा में भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उनके समर्थन के साथ युद्ध के मैदान पर सैनिकों का जीवन बेहतर सुरक्षित है और उनकी जीवित रहने की दर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जनरल रिया ने हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला के प्रमुख आचार्य केशव के प्रति सच्चा सम्मान और कृतज्ञता महसूस की। जनरल रिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। यह बस हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला के रूप में हमारा कर्तव्य है। हम इतने भव्य सम्मान के पात्र नहीं हैं। आचार्य केशव ने जल्दी से अभिवादन वापस किया। इतने शक्तिशाली युद्ध संरचना कवच सैनिकों को तैयार करने के बाद आचार्य केशव आखिरकार विराट के भरोसे और तलवार संप्रदाय के भारी निवेश पर खरे उतरे थे। विराट और तलवार संप्रदाय ने उनकी हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला को जो समर्थन प्रदान किया था वह अभूतपूर्व था। उनकी कार्यशाला में वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी, संसाधन, जनशक्ति, और तलवार संप्रदाय ने प्रत्येक हथियार रिफाइनर को बेहद उदार मासिक वेतन की पेशकश की।
अन्य तलवार संप्रदाय योद्धाओं को साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए, युद्ध गुण अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि उनकी हथियार रिफाइनिंग कार्यशाला में प्रत्येक हथियार रिफाइनर द्वारा अर्जित युद्ध गुण अकेले ही इतने थे कि वे कभी खर्च नहीं कर सकते थे। इतने बड़े निवेश और समर्थन ने आचार्य केशव को अपार कृतज्ञता से भर दिया और साथ ही इसने तलवार संप्रदाय के लिए पर्याप्त शक्तिशाली युद्ध संरचनाओं और हथियारों को विकसित करने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि संप्रदाय का निवेश सार्थक था। विराट की दया का बदला चुकाने का यह उनका एकमात्र तरीका भी था। आज 1 लाख लोगों का समर्थन करने में सक्षम एक युद्ध संरचना विकसित करने के बाद, जो एक सामान्य अर्धदिव्य विकास लोक योद्धा के बराबर है, आचार्य केशव ने आखिरकार राहत की सांस ली। जनरल रिया, विशाल 1 लाख व्यक्ति 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच को देखते हुए गर्व की लहर भी महसूस कर रही थी। इतनी शक्तिशाली युद्ध संरचनाओं के साथ तलवार संप्रदाय बिना किसी और पर भरोसा किए एक ठोस नींव पर खड़ा था। तलवार संप्रदाय अब 7 करोड़ की स्वर्गीय पूज्य लोक सेना और 10 लाख की लघु महान क्षेत्र सेना का दावा करता है। यदि सभी लघु महान क्षेत्र सैनिकों को 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच से लैस किया जाता, तो तलवार संप्रदाय के पास अनिवार्य रूप से 10 अर्धदिव्य विकास लोक योद्धाओं की युद्ध शक्ति होती। इतनी भयानक ताकत इसे 5 प्रमुख संप्रदायों के बीच भी ऊपरी मध्य स्तर पर रखेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार संप्रदाय की 7 करोड़ स्वर्गीय पूज्य लोक सेना हर दिन लघु महान क्षेत्र में टूटने वाले सैनिकों की एक स्थिर धारा देख रही है। विकास की वर्तमान दर पर तलवार संप्रदाय संभवतः कुछ वर्षों के भीतर ताकत में 5 प्रमुख संप्रदायों को पीछे छोड़ देगा, जो 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर स्तर तक पहुंच जाएगा। 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच की शक्ति का परीक्षण करने के बाद आचार्य केशव और अन्य हथियार रिफाइनर अपनी कार्यशाला में लौट आए और बड़ी संख्या में 1 लाख मजबूत 8वीं श्रेणी मध्य ग्रेड युद्ध संरचना कवच तैयार करने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उनकी ताकत धीरे धीरे उभरने लगी। हालांकि शेरा दक्षिणी महाद्वीप में नया होने के कारण वान्या को अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए वह वान्या के सूर्यवीर संघ की वर्तमान जूनियर लीडर बनने से कुछ असंतोष रखता था। इसके अलावा एक अनपढ़ और असभ्य